Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise on chapter number 16, probability of your NCERT class 11th course. Okay. So after 3 exercises, we are finally at miscellaneous exercise chapter number 16. So as I promised you कि miscellaneous exercise में आपको probability जो questions मिलेंगे, वो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर के कॉम्बिनेशंस में, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है अपन ने, उनके लॉजिक्स यूज करके ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लॉजिक से सॉल्व किए हुए हैं, उसमें से पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन लॉजिक से चूज सॉल्व किए गए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जनरली सीक्वेंस बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं कि सीक्वेंस मैटर करे, और मैक्सिमम क्वेश्चन वही बनते हैं कि सीक्वेंस मैटर ना करे, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। परमुटेशन से भी होंगे लेकिन इक्का दुक्का। ठीक है, ओके। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पूरी एक्सरसाइज में करीब करीब दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 तो रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 जो है ग्रीन मार्बल्स। टोटल कितने होंगे? 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 तो हो गए टोटल। आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर टू बी सिलेक्टेड? 5। 60 में से 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है अलग अलग। पहला कि सारे के सारे ब्लू होने चाहिए, ऑल विल बी ब्लू। दूसरा कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए, समझ में बात। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है हमारे पास 10 20 30, जिसमें से 5 के 5 अपने को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन देंगे क्वेश्चन का। हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर या फिर ऐसे लिख सकते हो, रैंडम experiment is given of selecting, random experiment is given of selecting, ड्राइंग ले लो नहीं तो अब ड्राइंग, कितने मार्बल्स? 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स। ठीक है, आउट ऑफ ए बॉक्स, आउट ऑफ ए बॉक्स, और बॉक्स में टोटल कितने मार्बल्स हैं? कंटेनिंग कंटेनिंग टोटल नंबर कितने पता लगाया हमने? 60। कंटेनिंग 60 मार्बल्स इन विच, उसके अंदर कौन कौन से कितने कितने? इन विच 60 में से 20 आर ब्लू, इन विच 20 आर ब्लू, कॉमा 30 आर ग्रीन एंड नहीं 10 आर रेड, वो तो लिखा ही नहीं है ना। सबसे पहले 10 आर रेड, इन विच 10 आर रेड। उसके बाद क्या है? 10 आर रेड के बाद 20 आर ब्लू, 20 आर ब्लू, 20 आर ब्लू, एंड लास्ट में 30 आर ग्रीन। तो ये क्वेश्चन का हो गया डिस्क्रिप्शन। करना क्या है कि टोटल 60 मार्बल्स है, जिसमें ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, 10 रेड है, 20 ब्लू है और 30 ग्रीन है। इसमें से अपने को कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। ठीक है, अब आगे हमको पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सारे के सारे ब्लू होने चाहिए और ये सारी चीजें, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल 60 में से 5 मार्बल जब अपन निकालेंगे तो कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले तो वो ये तो टोटल वेज हो जाएंगे, और उसमें से पर्टिकुलर फिर क्या क्या चाहिए वो फिर फेवरेबल वेज हो जाएंगे। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, है ना। ठीक है, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 5 marbles out of 60, 5 marbles out of 60 marbles। 60 में से 5 मार्बल्स निकालने के टोटल तरीके कितने होंगे? तो बताओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है ना अपन ने। 60 में से 50 निकालने हैं तो वो कितने तरीकों से निकल सकता है, कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला? एनपीआर,
एनपीआर क्यों होगा? रिवीजन स्टार्ट किया कि नहीं किया बताओ? कौन सा चैप्टर का किया है? फिर इसी का किया था, देन इसी में दिक्कत आ रही है। बेटा एनपीआर तो होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कल भी बताया था मैंने, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है ना? अभी अपन अरेंज थोड़ा कर रहे हैं, अपन केवल सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। आपको 5 मार्बल्स निकालने हैं, ठीक है? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 नंबर वाले मार्बल्स निकालने, चाहे से 3 नंबर वाला पहले निकाल लो, चाहे से 4 नंबर वाला बाद में निकालो, चाहे से 1 नंबर वाला पहले निकाल लो। तो यहाँ पे अरेंजमेंट सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा बताओ? एनसीआर, यानी कि 60C5। 60 में से 5 निकालने हैं ना, तो 60C5 वेस तो टोटल नंबर ऑफ वेस है जिससे मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल शुड बी ब्लू, ऑल विल बी ब्लू। तो उसको कुछ भी इवेंट मान लो, लेट से, है ना? तो उसको मैं मान लेता हूँ ऑल विल बी ब्लू को, लेट से मैं इवेंट ए मान लेता हूँ। लेट द इवेंट ए बी, लेट द इवेंट ए बी दैट all marbles will be blue, all marbles will be डन। अब इसको मैंने मान लिया इवेंट ए। तो इवेंट ए को घटित कराने के तरीके चाहिए होंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ वेज से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ऑफ अकरेंस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू, अब सुनो, आपको पांचों के पांचों 5 मार्बल्स निकाल रहे हो, सारे के सारे चाहिए ब्लू। ब्लू कितने हैं वहां पे? 20। तो देखो, अब आप जो 5 मार्बल्स निकाल रहे हो टोटल, उसमें तो हो सकता है कुछ इस कैटेगरी के निकले, कुछ इस कैटेगरी के निकले, कुछ इस कैटेगरी, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन उसको तो फेवरेबल केस में क्या चाहिए? सारे के सारे इसी कैटेगरी से चाहिए, सारे के सारे इसी कैटेगरी से चाहिए, यानी पांचों के पांचों उस 20 में से निकलने चाहिए। तो इन 20 में से 5 मार्बल निकालने के तरीके सोचने हैं। भाई सारे के सारे ब्लू में से चाहिए, ब्लू कितने हैं? 20। तो 20 में से 5 मार्बल कितने तरीकों से निकाल सकते हैं वो सोचना है आपको, है ना? तो क्या क्या आएगा आंसर बताओ? नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, बोलो। 25 वेज, 20C5 वेज, है ना? तो नाउ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी दैट all marbles will be blue, all marbles will be blue। ठीक है ना? और इसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए भी कह सकते हैं, अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो फेवरेबल तरीके हैं 20C5, फेवरेबल तरीके हैं 20C5 डिवाइडेड बाय टोटल तरीके हैं 60C5। दिस विल बी द आंसर। और ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन होगा तो उसको सॉल्व नहीं करवाएगा, जैसे 20C5 को सॉल्व करें तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, 20 × 19 × 18 तो इस ज्यादा बड़े को अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इधर ही छोड़ सकते हो। देखो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए। अब कम से कम वाला क्वेश्चन हमेशा अपन ने उल्टा करके निकाला है, वो ज्यादा सही रहता है। समझ में आया? कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए, तो एक ग्रीन भी चलेगा इसको, दूसरा ग्रीन भी चलेगा, 3 ग्रीन भी चलेंगे, 4 ग्रीन भी चलेंगे, और पांचों के पांचों ग्रीन भी चलेंगे। तो या तो तरीका है एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्लस 2 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्लस 3 ग्रीन की निकालो, प्लस 4 की निकालो, और प्लस 5 की निकालो, सबको जोड़ो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है फिर सर केस कौन सा छूटा है? एक ही तो केस छूटा है जब एक भी ग्रीन ना हो, बोलो। एक ही तो केस छूटा जिसमें एक भी ग्रीन ना हो, तो अपन वो वाला केस निकाल लेते हैं कि जिसमें एक भी ग्रीन ना हो, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। समझ में आया क्या? देखो ग्रीन निकलने की बात हो रही है और 5 मार्बल निकाल रहे हो, तो हो सकता है या तो एक भी मार्बल ग्रीन ना निकले,
हो सकता है एक मार्बल ग्रीन निकले, हो सकते हैं दो निकले, हो सकते हैं तीन निकले, हो सकते हैं चार निकले, हो सकता है पांचों ग्रीन निकल जाए। वो कह रहा है कम से कम एक एक ग्रीन होना चाहिए। तो हम्म देखो, ये वाला ग्रीन चलेगा, उसको एक मार्बल ग्रीन चलेगा, दो मार्बल भी ग्रीन चलेंगे, तीन मार्बल भी ग्रीन चलेंगे, चार मार्बल भी ग्रीन चलेंगे, और पांचों मार्बल भी ग्रीन चलेंगे, क्योंकि कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। तो ये सारे के सारे केसेस उसको चाहिए। तो या तो आप इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दो, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, या तो एक मार्बल ग्रीन होगा या फिर दो दो मार्बल ग्रीन होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक मार्बल भी ग्रीन हो रहा है और दो मार्बल भी ग्रीन हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सबकी निकाल के जोड़ो। और या फिर आप ऐसे निकाल लो कि एक भी ग्रीन ना हो, जीरो मार्बल्स आर ग्रीन, और वन में से इसको माइनस कर दो। तो एटलीस्ट वन वाला केस हमेशा जनरली आपको उल्टे करके ही देखना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप करते हो तो आपको आपका काम उल्टा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड में अपन इवेंट बी मान लेते हैं। लेट द इवेंट बी बी दैट, अपन उल्टा मान लेते हैं ना, एक भी ग्रीन ना हो, है ना, नन इज ग्रीन, नन इज ग्रीन, नन, नो मार्बल इज ग्रीन। मान लिया। अब ये नो मार्बल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल के और वन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ वेज सोचने हैं जिसमें एक भी ग्रीन ना होते हो, है ना। सो number of ways of occurrence of event B। ठीक है, तो अब खुद सोचो, ग्रीन कैटेगरी से चाहिए ही नहीं आपको, इस कैटेगरी से नहीं चाहिए आपको, इस कैटेगरी से आपको नहीं चाहिए। आपको या तो इस कैटेगरी से चाहिए या इस कैटेगरी से चाहिए। तो इधर टोटल कितने मार्बल्स हैं? 30। तो इन 30 में से ही चाहिए पांच के पांच, उधर से कुछ नहीं चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा? 30C5। समझ गए? भाई उसमें से चाहिए ही नहीं, तो फिर जहां से चाहिए उसके टोटल कितने केसेस वो काउंट कर लेंगे अपन, 30C5 वेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं अपन इस इवेंट बी के होने की, और फिर निकाल लेंगे इवेंट बी के ना होने की। ठीक है ना। सो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट, पहले तो जो इवेंट अपन ने माना है ना एज इट इज, उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या माना है आपने? नो मार्बल विल बी ग्रीन, तो इसकी निकाल लो। नो मार्बल विल बी ग्रीन, इसकी निकाल लो। सो फेवरेबल केसेस हैं 30C5, और टोटल केसेस अपन ने ऊपर निकाल ही रखे हैं 60C5। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये इसमें तो अपन ने एक भी ग्रीन नहीं माना है। अपने को क्या चाहिए? कम से कम एक ग्रीन हो, तो वन में से इसको माइनस कर देंगे, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। प्रोबेबिलिटी, इस बात को तो कैसे डिनोट कराओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा नहीं अपन ने, और इसको अपन कैसे डिनोट करा सकते हैं? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और निकालने का तरीका 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5, डन। ठीक है ना। अब नाउ प्रोबेबिलिटी दैट आपसे जो एक्चुअल में पूछा है, उसने क्या पूछा है? एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, डन। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो इसको आप कैसे डिनोट कराओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, जो कि कैसे निकलेगी? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा वन माइनस 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5। आंसर चेक करो, 30C5 डिवाइड बाय 60C5 वाली प्रोबेबिलिटी को वन से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसका करना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। और अगर अपन उस तरीके से करते तो फिर अपने को क्या करना पड़ता? पहले एक मार्बल ग्रीन, फिर दो मार्बल ग्रीन, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। और उसके लिए क्या करना पड़ता कि देखो, एक मार्बल ग्रीन चाहिए, है ना, पांच निकाल रहे हो, पांच में से एक ग्रीन चाहिए, 5C1। नहीं, हाँ सही है, 5C1। पांच मार्बल निकाल रहे हो, उसमें से एक चाहिए आपको ग्रीन। ठीक है, ठीक है ना, पांच मार्बल निकाल रहे हो, एक चाहिए आपको ग्रीन।
अब अगर आपको एक ग्रीन चाहिए तो साथ में एक ग्रीन आ गया, देखो फिर से देखो, एक ग्रीन चाहिए तो एक ग्रीन आ गया तो बचे हुए चार, पांच मार्बल में से एक ग्रीन आ गया तो बचे हुए चार क्या हो जाएंगे, नॉन ग्रीन। ठीक है ना, एक केस ही होगा। दूसरा केस, अगर दो ग्रीन आ रहे हैं तो बचे हुए तीन जो हैं वो नॉन ग्रीन, क्योंकि पांच निकलने तो हैं। फिर तीन ग्रीन आ रहे हैं तो बचे हुए दो नॉन ग्रीन। ठीक है। फिर अगला, दो ग्रीन आ रहे हैं तो बचे हुए तीन नॉन ग्रीन। अरे उल्टा कर दिया, सॉरी, हाँ, चार ग्रीन, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं अपन, है ना। फिर चार ग्रीन आ रहे हैं तो साथ में एक नॉन ग्रीन। और फिर लास्ट में पांचों के पांचों ग्रीन आ रहे हैं तो जीरो नॉन ग्रीन। इन सब की जोड़नी पड़ेगी। तो मान लो निकालते कैसे अपन, एक तो ग्रीन पांच में से, नहीं ऐसे नहीं होगा, ग्रीन कितने, 30, है ना। तो 30 में से एक का सिलेक्शन होगा, 30 में से कोई भी एक ग्रीन है, और साथ में ये भी तो चाहिए, तो इनटू, इनटू, और बचे हुए कितने रह गए, 20 और 10, इस 30 में से बचे हुए चार। भाई ये नॉन ग्रीन और ये ग्रीन, है ना, इसको निकालो। प्लस फिर दो ग्रीन चाहिए, तो अब 30 में से तो दो चाहिए, और साथ में बचे हुए 30 में से तीन चाहिए। फिर इधर क्या होगा बताओ, 30C3 इंटू, बचे हुए 30 में से दो चाहिए, इधर बोलो 30C4, फिर इंटू बचे हुए 30 में से 30C1, और फिर इधर आ जाओ 30, इधर सारे के सारे ग्रीन चाहिए आपको, तो 30 में से ही पांच चाहिए, और उधर कुछ चाहे से इंटू लगा के वन लगा दो, मतलब कुछ भी मत लिखो या तो, और या फिर अगर लगाना चाहो तो बचे हुए 30 में से एक भी नहीं चाहिए, तो 30C0 यानी कि वन ही होता है, करके देखेंगे तो। ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ो बैठ के, इन सबको जोड़ूंगा ना मैं, इन सबको जोड़ूंगा ना, दिस तो एक्चुअली वही आएगा क्या। और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 60C5, 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 फिर सबको जोड़ूंगा ना तो वही आ जाएगा, वन माइनस जो अभी अपन ने उधर निकाला था 30C5 डिवाइड बाय 60C5, एक ही बात आएगी। ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि जब अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल इधर जितने अपन ने पत्ते निकाल लिए, कितने निकालिए, एक इस कैटेगरी से निकालिए, चार इस कैटेगरी से निकालिए, तो इन दोनों का सम नीचे मैच होना चाहिए, पांच पूरे निकलने चाहिए। इधर दो इधर से निकाल लिए, तीन इधर से निकाल लिए, इन दोनों का सम इधर मैच होना चाहिए। इधर तीन इधर से निकाल लिए, दो इधर से निकाल लिए, फिर पांच, ठीक है ना, इधर चार और एक पांच, कर पांच और जीरो पांच, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका सम मैच ना करे। और ऊपर वालों का सम ही मैच होना चाहिए, 30 और 30 60, 30 और 30 60, 30 और 30 60, तो ये सम मैच हो रहा है, तभी आप करेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इतने ही बड़े हैं सारे क्वेश्चंस, और इतने ही मजेदार हैं। और कुछ भी कह लो, मतलब अगर अभी नहीं सीखे तो फिर क्लास, अभी इस क्लास में तो चलो मिसलेनियस में दे दिया है, लेकिन क्लास 12th में ये मेन चीज है, यहीं से आपकी स्टार्ट होगी प्रोबेबिलिटी। तो अगेन डिस्क्लेमर कि थोड़ी सी पढ़ाई करो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, बिल्कुल क्या, बिल्कुल ही ज्यादा वीक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप यही नहीं पहचान पा रहे कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 में से चार पत्ते निकालने हैं, फाइन। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड, तीन तो डायमंड्स चाहिए और एक स्पेड चाहिए। तो 52 में से चार पत्ते निकलेंगे तो टोटल तरीके कितने निकलने के, 52C4। ठीक है ना। देखो कभी भी ड्रॉन वर्ड आ जाए, सेलेक्टेड वर्ड आ जाए, चोसन वर्ड आ जाए, तो उसमें कॉम्बिनेशन ही होता है, क्योंकि इसमें नहीं कह रहा है कि वो अरेंज करो उनको, बस निकालो, चूज करो, ड्रॉ करो, निकालो, सेलेक्ट करो, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन का हिंट है ना। जनरली कह रहा हूँ 1% चांसेस होते हैं कि इनमें भी कुछ कुछ आसपास की चीज आ जाए और वो कॉम्बिनेशन अलग है, परमुटेशन लग रहा होता है, वो क्वेश्चन का नेचर डिसाइड करता है, क्वेश्चन का नेचर डिसाइड करता है। ये सपोज करो उसने कहा कि मुझे एक नंबर बनाना है, मुझे एक वर्ड बनाना है। अब वर्ड बनाना है तो वर्ड में तो यार जो लेटर्स होंगे वो उसका सीक्वेंस मैटर करेगा ना। अभी मैं अनुष्का में एन पहले लगा दूं तो वर्ड कहाँ बना, वो नहीं बना ना, तो उसमें तो सीक्वेंस मैटर करेगा। लेकिन मैं बॉल्स निकाल रहा हूँ बैग में से, तो वहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, बॉल्स निकलनी चाहिए, बस मेरे हाथ में होनी चाहिए, क्या ये बॉल्स निकल गई। तो क्वेश्चन का नेचर मैटर करता है ना। बाकी करीब करीब हिंटेड, ड्रॉन, सेलेक्टेड, चोसन, ऐसे वर्ड्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग कितने निकाल रहे हो आप, या ड्राइंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग, कितने कार्ड्स निकाल रहे हो बोलो, फोर आउट ऑफ, फोर कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। बताओ कितने वेज हो जाएंगे, 52, फोर, 52C4। ये तो होगा टोटल वेज। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए तीन डायमंड एंड वन स्पिड। तो पहले तो इवेंट मान लेंगे, लेट द इवेंट ए बी, लेट द इवेंट ए बी दैट
क्या इवेंट मान लेंगे? थ्री डायमंड, थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड आर ड्रॉन, थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड आर ड्रॉन, इसको मान लिया मैंने इवेंट। ठीक है, अब तीन डायमंड चाहिए तो इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट है, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस। एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपन जो काम करते थे उसी का आगे का काम हो रहा है, उसमें केवल हम नंबर ऑफ वेज निकाल के छोड़ देते थे, इसमें नंबर ऑफ वेज को टोटल नंबर ऑफ वेज से डिवाइड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। मतलब 90% तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर चल रहा है, एक लास्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं ना उसमें अपन फेवरेबल को से डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के अकर होने के कितने तरीके होंगे ये आपको सोचना है। देखो कैसे सोचोगे, देखो तीन तो डायमंड चाहिए और एक स्पेड चाहिए, तो तीन डायमंड चाहिए, कितने होते हैं डायमंड? 13 डायमंड होते हैं, यस, तो 13 सी, उसमें से तीन चाहिए। अच्छा, तीन डायमंड चाहिए तो टोटल चार निकाल रहे हो तो एक पत्ते का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, तो इनटू, भाई तीन डायमंड के साथ एक स्पेड भी तो चाहिए ना, वो भी तो है। स्पेड कितने होते हैं? स्पेड 13 होते हैं, हाँ 13 स्पेड होते हैं, यस करेक्ट। तीन डायमंड्स, अच्छा डायमंड्स एंड स्पेड दोनों सूट्स हैं, यस। तो 13 ही स्पेड होते हैं, उसमें से कितने चाहिए? एक चाहिए। तो अब आप देखो टोटल पत्ते आपने कितने निकाले थे? चार, मैच हो गए। समझ गए ना, क्लियर है ना? अच्छा, वो जो ऊपर से ऊपर मैच नहीं भी करेगा तो चलेगा, है ना, बाकी नीचे से नीचे इन दोनों का सम जो है वो इधर से मैच होना, ये तो 100% ही होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों काम कर रहे हैं, इसमें से तेरह तीन पत्ते भी निकाल रहे हैं और इस सूट में से एक पत्ता भी निकालना है, इसलिए इसमें इंटू आया बीच में। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नाउ, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट three diamonds and one spade are drawn, three diamonds and one spade are drawn, इसको हम कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए भी कह सकते हैं इसको अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फेवरेबल वेज कितने हैं? 13c3, 13c3 मल्टीप्लाइड बाय 13c1, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 52c4। अब देखो उसको सॉल्व किया है क्या इन्होंने, यही आंसर है, बस इन दोनों का सम तीन और एक चार होना ही चाहिए हर हाल। समझ में आ गया? तो दिस विल द प्रोबेबिलिटी, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, a die has two faces with each number वन। भाई डाई में वैसे कितने फेसेस होते हैं? सिक्स, सिक्स में से दो फेसेस पे तो नंबर वन है, भाई एक और एक, दो फेसेस में तो क्या है? एक और एक है। फिर तीन फेसेस पे नंबर टू है, तीन फेसेस में दो, 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 और एक जो बच गया फेस उस पे थ्री है। ये कुछ बायस्ड डाई है जिसमें जो रेगुलर चीजें चलती है 1 2 3 4 5 6 ना चल के ये वाली चीजें, ठीक है। अब उसमें से एक ही नंबर सेलेक्ट कर रहे हो आप, तो सैंपल स्पेस यही हो जाएगा, भाई एक ही सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो या तो आप वन सेलेक्ट करोगे फिर, या फिर ये दूसरा वन सेलेक्ट करोगे, या टू करोगे, या टू करोगे, या टू करोगे, या थ्री करोगे, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है ना? अब एक ही नंबर सेलेक्ट करना है कुल मिला के छह में से, है ना। अब क्या कह रहा है, अगर डाई को एक बार रोल करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू चाहिए, वन और थ्री चाहिए, नॉट थ्री, तो काफी सरल क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है ना, बताओ सैंपल स्पेस क्या बना भाई? वन तो कितने दो फेसेस पे हैं, 1, 1, फिर थ्री जो है, थ्री फेसेस पे दो नंबर हैं तो दो, 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 और एक फेस पे क्या है? तीन। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है ना, अब अपने को क्या चाहिए? इवेंट ए मान लो जिसमें अपने पास टू आता है ना, इवेंट ए मान लो, गेटिंग ए टू, गेटिंग अ टू। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, अब देखो वैसे उसने खुद ने इसको भी, इस आउटकम को ही इवेंट माना हुआ है ना, बताया था ना मैंने, आउटकम को भी मान सकता है वो इवेंट, है ना। तो आप इसमें अगर इवेंट ए अलग से मानो तो भी ठीक, ना मानो तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यहाँ से तो आप ऐसे लिख ही सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, जैसा उसने डिनोट किया है ना नोटेशन, वैसे अपन भी डाल सकते हैं, इवेंट मानने की जरूरत नहीं है, मतलब, है ना। तो दो कितनी बार है और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? सिक्स, आंसर पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकेंड क्या है? प्रोबेबिलिटी वन और थ्री, तो वन और थ्री, तो एक काम करते हैं, बी को ले लेते हैं गेटिंग ए वन, बी को तो ले लेते हैं गेटिंग ए वन, और थ्री को ले लेते हैं
और सी को ले लेते हैं गेटिंग ए 3, गेटिंग ए 3। फाइन। चलिए, तो अब आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या चाहिए, 1 और 3। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, भाई बी भी चलेगा और यूनियन सी भी चलेगा, ये तो चाहिए। तो 1 और 3 के केसेस काउंट कर लो, या तो 1 हो या 3 हो। तो 1 और 3 के 1 2 3 3 केसेस हैं आउट ऑफ 6, यानी कि 1/2, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, और तीसरा और आखिरी क्या है, नॉट बी, नॉट 3। अच्छा, नॉट 3 का मतलब, तो 3 तो मानना वाला इवेंट अपन ने मान लिया है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट 3 को आप सिंपली कह सकते हो प्रोबेबिलिटी सी डैश, बोलो, क्योंकि 3 को मानना आपने सी लिया था, तो नॉट 3 यानी सी डैश। सी डैश कैसे निकालोगे, 3 नहीं आना चाहिए, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से भी निकाल सकते हो, है ना। तो 1 माइनस सी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 एक बार है आउट ऑफ 6, सो 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। डन। तो इजी था क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, okay students, now question number, after question number third, question number 4, let's read question number 4. In a certain lottery 10,000 tickets are sold. Okay, 10 equal prizes are awarded. एक कोई लॉटरी सिस्टम है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली, ध्यान से, जितना एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे ना, उतना ही अच्छा हम प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैथमेटिक्स का इतना बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होता है इसमें, कि बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन हो रहा है ना। कैलकुलेशन तो मतलब इतना सा होता है कि शायद उंगलियों पे भी काउंट हो जाए, बहुत ही कम चांसेस है जिसमें कैलकुलेशन बड़ा होता है, बाकी इतना सा ही होता है। हो सकता है बड़ा भी, ऐसी बात नहीं है, बट मेन जो 90% काम है वो प्रॉब्लम समझने का, 10% काम ही होता है या 5% काम ही होता है केवल सॉल्व करने का। सो बिल्कुल क्लियरली सुनेंगे हम। कोई लॉटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें 10,000 टिकट्स बेच दी। जैसे सपोज करो मैं लॉटरी चला रहा हूँ, लॉटरी सिस्टम चला रहा हूँ, मैं टिकट्स बेच रहा हूँ लॉटरी की, तो मैंने 10,000 टिकट्स तो 10,000 लोगों को, अलग अलग लोगों को बेच दी। अब उन 10,000 में से केवल 10 ही लॉटरी की टिकट्स ऐसी है जिनमें प्राइज है, बाकी बची हुई किसी में भी प्राइज नहीं है। ओके, मतलब 10 प्राइजेस हैं उसमें, 10,000 में 10 है, तो बचे हुए कितने में जिसमें प्राइजेस नहीं है, 9,990। 9,990 टिकट्स तो ऐसे ही हैं जो ऐसे ही खाली है, उसमें कोई प्राइजेस नहीं है। अब लकीली किसी के हाथ में लगा होगा प्राइस, किसी के हाथ में नहीं लगा होगा, समझ गए। ओके, और 10 जो प्राइजेस हैं वो सब बराबर है, मतलब ऐसा नहीं कि जो पहला प्राइज है वो बड़ा है छोटा है, 10 प्राइजेस हैं कुल मिला के, उन 10,000 में से सब बराबर है, इक्वल है। ठीक है, समझ आए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है स्टोरी में। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा फैन चला लो ना। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज। अब आपने सपोज करो उसमें से एक टिकट खरीदी है, तो क्या संभावना है कि आप प्राइज नहीं जीतोगे। ठीक है, अब नहीं जीतोगे तो कई बार सपोज करो आपने टिकट लेने की सोची, तो आपने सोचा यार एक टिकट ले लेती हूँ, क्या बता प्राइस हो या नहीं हो, आपने एक टिकट ले लिया, आपने सोचा है पता नहीं इसमें प्राइस है नहीं है, मैं एक और टिकट ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो इसमें तो निकलेगी। तो 10,000 टिकट्स में से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी एक से ज्यादा टिकट भी ले सकता है ना। कुल मिला के 10,000 टिकट्स है, 10,000 लोग नहीं है, ये हो सकता है एक ही आदमी ने 100 टिकट भी ली हो, है ना, समझ गए आप, क्लियर। तो अगर आप एक टिकट खरीदते हो तो नहीं जीतने की संभावना, और अगर आप 2 टिकट खरीदते हो तो नहीं जीतने की संभावना, और अगर आप 10 टिकट खरीदते हो तो नहीं जीतने। अच्छा, ये चीज तो क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गई आपको कि नहीं जीतने की संभावना जीतने की संभावना से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10,000 में से केवल 10 लोग ही जीतेंगे, बाकी 9,990 नहीं जीतेंगे, तो नहीं जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है बजाय कि जीतने की संभावना से। तो अगर आप एक टिकट खरीदोगे तो आपकी नहीं जीतने की संभावना जो भी होगी वो बता देंगे। ठीक है, फिर जब आप एक टिकट और खरीदोगे तो आपकी नहीं जीतने की संभावना जो बहुत ज्यादा थी वो थोड़ी सी कम हो गई होगी, है ना। और फिर जब आप 10 टिकट खरीदोगे तो आपके नहीं जीतने की संभावना और थोड़ी सी कम हो गई होगी, समझ गए। तो अब वो कम हो के कितनी हुई होगी। कई बार जैसे अपन ने आंसर निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल गया, फिर इसका निकाला, मान लो कि ये संभावना इससे बड़ी आ रही है, तो तभी समझ जाओ गलत है, क्योंकि नहीं जीतने की संभावना तो कम होगी ना, जीतने की संभावना बढ़ेगी ना, जितनी ज्यादा टिकट्स में खरीदूंगा जीतने की संभावना बढ़ेगी। आप नहीं जीतने की संभावना निकाल रहे हो, तो 2 टिकट में तो नहीं जीतने की संभावना उल्टा पिछली वाली संभावना से कम हुई होगी। तो आप ऐसे भी कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। समझ गए, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखो, मेन मेन चीजें लिखते हैं सबसे पहले, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, हेयर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, इट इज गिवन दैट
अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, है ना। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा प्रॉब्लम आपके रियल लाइफ में भी आ सकती है ना। कुछ लोग आपके हो सकता है जान पहचान में, कुछ लोग ऐसे लॉटरी वगैरह लेके खरीद काम करते भी हो, है ना। पुराने जमाने में तो बहुत करते थे, आजकल तो क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि मोबाइल पे वो शेयर मार्केट में लग जाता है पैसा, हर कोई किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में लगा देता है। पुराने जमाने में शेयर मार्केट नहीं था, या फिर था तो इतनी ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो यही तरीका मिलता था कि लॉटरी में पैसे लगा दिए, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 10,000 है। ठीक है, एक चीज ये। और ऐसी टिकट्स जिसमें प्राइजेस हैं वो कितनी है? नंबर ऑफ टिकट्स विथ प्राइजेस, नंबर ऑफ टिकट्स विथ प्राइजेस, ये है 10, राइट। तो नंबर ऑफ टिकट्स जिसमें प्राइजेस नहीं है वो कितनी हो जाएंगी, बोलो बच्चे। सो सो नंबर ऑफ टिकट्स नॉट विथ नॉट हैविंग प्राइजेस, या विथ नो प्राइजेस, नॉट विथ प्राइजेस। ठीक है, समझ गया ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, समझ गया ना। ऐसी टिकट जिसमें प्राइजेस एक्चुअली है ही नहीं। 10,000 में से 10 गए तो 10,000 -10, विच विल गिव मी 9,990। ये तो एक छोटा सा एक पिक्चर तैयार कर लिया अपन ने। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि आप एक टिकट खरीदते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके नहीं जीतने के चांसेस क्या होंगे, ये तो चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन यू बाय व्हेन यू बाय वन टिकट, ठीक है, व्हेन यू बाय वन टिकट, यू बाय वन टिकट, ठीक है। अब देखो, वैसे तो अपन उल्टी प्रोबेबिलिटी हमेशा सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर वन में से माइनस करके निकालते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि इसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अपन जनरली क्या करते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसमें से फिर वन में से माइनस कर देते हैं, तो ना जीतने की आ जाती है। इसमें भी कर सकते हैं ऐसा। बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रोबेबिलिटी में जिसमें डायरेक्ट ही ना जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने में भी कोई बुराई नहीं होती है, मतलब वो भी उतनी ही आसान लगता है। तो इसमें तो उतना ही आसान लग रहा है। देखो, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 आउट ऑफ 10,000। हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9,900। तो इसमें क्या अपन पहले 10/10,000 निकालूं, सर जीतने की प्रोबेबिलिटी है, फिर उसको वन में से माइनस करूं, आएगा तो वही 9,990/10,000 वही आएगा ना। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें पहले जीतने की निकालेंगे फिर वन माइनस करके निकालेंगे, उससे आसान रहेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीधे निकाल लूं। और ये तो अगर मैं आपको 10th क्लास का क्वेश्चन एक तरीके से कि 10,000 में से 10 तो प्राइजेस हैं और 9,990 नॉन प्राइजेस हैं, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9,900 डिवाइडेड बाय 10। ये तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है ना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, ठीक है। क्या हो जाएगा ना, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, मतलब नॉट गेटिंग के फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 9,990 डिवाइडेड बाय 10,000। इसमें जीरो से जीरो काट दूं तो ये हो जाता है 999/1000। सही कर रहा है ना अपन, ठीक है। 1000 या 0.99, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करो, सही है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अब यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया ना। अब आप एक की जगह दो टिकट खरीद रहे हो बेटा, व्हेन यू बाय टू टिकट, ताकि आपके जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। व्हेन यू बाय टू टिकट्स, व्हेन यू बाय टू टिकट्स, अब दो टिकट्स आप खरीद रहे हो और दोनों में आपको हारना है, मतलब दोनों में से कोई भी प्राइस नहीं मिलना चाहिए आपको, है ना, ऐसे तो कह रहे हो। दोनों टिकट्स आपको वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस, यानी कि आपको दोनों टिकट्स में प्राइस नहीं मिले, ना इसमें मिले ना इसमें मिले, तो आपको मतलब नॉट गेटिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। फाइन। तो देखो, अगर डायरेक्ट निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना। सो प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, आप कॉम्बिनेशन का सहारा लेंगे, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, अब एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है, बट कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में छोड़ देंगे उसको, ठीक है। देखो नॉट गेटिंग प्राइस, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया डिवाइडेड बाय, लगा दिया।
अब नीचे तो मैं लिखूंगा कि कितने टोटल तरीकों से मैं वो 2 टिकट खरीद सकता हूँ, और ऊपर मैं लिखूंगा कितने तरीकों से मैं वो 2 टिकट इस कैटेगरी से खरीद सकता हूँ, क्योंकि दोनों टिकट इस कैटेगरी से होंगी तभी तो मैं नहीं जीतूंगा। देखो टोटल टिकट्स हैं ये, तो इसमें से 2 टिकट्स कितने तरीकों से ले सकता हूं मैं, 10,000 C2। फिर वो दोनों टिकट कहां से होनी चाहिए, इस कैटेगरी से होनी। भाई ये कैटेगरी 2 तरीकों से टूट गई, जैसे 10,000 है, 10,000 2 तरीकों से टूट गई, 10 और 9,990। टोटल केसेस दो, अगर आपको टिकट्स लेनी है टोटल 10,000 में से, तो कितने तरीकों से निकलेगा, 10,000 C2 तरीकों से। टोटल वेस्ट तो ये हो गया है ना। अब ये 2 टिकट कहां से निकलनी चाहिए, इस कैटेगरी से निकलनी चाहिए कि इस कैटेगरी से। आपको प्राइजेस नहीं चाहिए तो इस कैटेगरी से निकलनी चाहिए। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 9,990 C2। तो ये हो जाएगा फेवरेबल, ये हो जाएगा टोटल। समझ आया? ठीक है। सो आंसर विल बी फेवरेबल केसेस विल बी 9,990 C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज आर 10,000 C2। एक बार आंसर मैच करो, इसी फॉर्म में है ये, आगे सोल्व किया। अब कोई कहे सर ऐसे तो फिर ऊपर भी करके बताते हैं ना, ऊपर भी कर सकते हो, बताए कैसे। ऊपर एक ही टिकट है, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो होता है ना वो इससे मैच करना चाहिए। भाई टोटल भी 2 पत्ते निकाल रहे हो, फेवरेबल में भी 2 पत्ते, ये मैच होना चाहिए। ऊपर वाला ऊपर वाले से मैच ना हो, पर ये वाला इससे मैच होना चाहिए। अब देखो, अगर आप ऊपर वाले को इस तरीके से करते, तो 10,000 में से एक ही पत्ता निकाल, पत्ता कह रहा हूँ सॉरी, मतलब 10,000 में से एक ही टिकट निकाल रहे हो, और वो एक पत्ता भी इस कैटेगरी का होना चाहिए या इस कैटेगरी का होना चाहिए, इसका होना चाहिए ना, क्योंकि जीतना तो है नहीं अपने को। 9,990 C1। अब 10,000 C1 10,000 ही होता है, NC1 तो N ही होता है, और 9,900 C1 9,990। तो वो सॉल्व हो गया, वो सॉल्व हो गया। फर्क इतना है, और ये सॉल्व अभी करने बैठे तो कैलकुलेटिव रहेगा, इसलिए सॉल्व नहीं किया। बाकी किया तो एक्चुअली उसमें भी वही है। आप 10 टिकट खरीदोगे तो C2 की जगह C10 लिख देना, गेम ओवर। ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉजिक पकड़ में आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हेन यू बाय 10 टिकट्स, व्हेन यू बाय, अभी देखो इसमें एक दो क्वेश्चन मैं अपने भी ऐड करता हूं ताकि आपकी वो मजबूत हो जाए। व्हेन यू बाय 10 टिकट्स, when you buy 10 tickets, so probability of not getting a prize, so probability of not getting a prize। अब देखो कुछ कुछ स्टेप्स में भी इसमें मिस कर रहा हूं। आप जब एग्जाम में करो तो सबसे पहले आप 10,000 में से 2 टिकट निकालने के तरीके निकालना। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 टिकट्स आउट ऑफ 10,000 इक्वल टू 10,000 C2। तो 10,000 C2 तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 टिकट्स फ्रॉम द कैटेगरी इन विच देयर इज नो प्राइस, 9,900 C2। ठीक है ना, इस तरीके से स्टेप्स बनाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, तो 10 टिकट में आप क्या करोगे, टोटल 10 टिकट आप 10,000 में से कितने तरीकों से चुन सकते हो, 10,000 C 10 तरीकों से चूज कर सकते हो। और वो 10 की 10 टिकट इस कैटेगरी से होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्राइस चाहिए ही नहीं, आपको हारना है, हारना पसंद है आपको। सो C 10। ठीक है, ओके। बताओ कोई डाउट, आंसर मैच करो दोनों तीनों के। सही है। अब देखो इसमें एक अपना क्वेश्चन ऐड करता हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ज्यादा नहीं। मैंने कहा यही 10 की 10 टिकट ही ले लो, है ना, 10 टिकट खरीद ली। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 10 टिकट में से ज्यादा भी नहीं तो 3 टिकट में तो प्राइज है, भले साथ में ना है। उसको तो क्या चाहिए, 10 के 10 में प्राइज नहीं चाहिए, इसको 2 में से 2 में प्राइज नहीं चाहिए, और उसको एक ही चूज कर रहा है उसमें भी प्राइज नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 में से मुझे 3 में प्राइज चाहिए, ज्यादा नहीं, 7 में चाहे से ना है। तो उसकी संभावना कैसे निकालेंगे, तो टोटल तरीके तो वही होंगे, देखना ध्यान से। टोटल तरीके तो वही होंगे, 10,000 C 10। भाई 10,000 में से 10 पत्ते निकालने के टोटल तरीके तो यही हो गए। अब आपको क्या चाहिए, फेवरेबल वो ऊपर चाहिए, तो आपको 3 में तो प्राइस चाहिए, बचे हुए में प्राइस नहीं चाहिए। तो 3 पत्ते 3 टिकट तो इस कैटेगरी से 10C3 इंटू, क्योंकि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और बचे हुए 7 पत्ते उस कैटेगरी से 9,990 C 7। समझ गए? अभी चेक करो, 3 और 7 मिलके 10 से 10 मैच हो रहे हैं। जैसे यहाँ 2 से 2 मैच हुए हैं, 10 से 10 मैच हुआ, 1 से 1 मैच हुआ, तो अभी भी 10 से 10 मैच होना चाहिए। एक्चुअली वहां पे वो चीज छुपी हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे ये चीज छुपी हुई है। 9,900 C 10 के आगे आप उस कैटेगरी से कितने टिकट ले रहे हो, एक भी नहीं ले रहे हो, तो 10C 0। तो 10C 0 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है, 10C 0, यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है, 10C 0 छुपा हुआ है ना, क्योंकि हम उस कैटेगरी से कुछ ले ही नहीं रहे। समझ गए? सारे क्वेश्चन क्लियर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एज पर इस कॉम्बिनेशन का, मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना तो कॉम्बिनेशन का करीब करीब सारे टॉपिक्स, इवन कॉम्बिनेशन चैप्टर रिवाइज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन करने से। भाई कल को ये प्रोबेबिलिटी में ना आए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 10,000 में से दो चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो 10,000 C2 तरीके हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का भी एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ ना? ठीक है, कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स, टू सेक्शंस 40 एंड 60 आर फाउंड। अच्छा जी, 100 बच्चे की क्लास है, लेट्स से आपकी क्लास 11th में 100 बच्चे हैं, तो एक सेक्शन बना दिया 40 बच्चों का, एक सेक्शन बना दिया 60 बच्चे। क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो मुझे नहीं पता, है ना? ठीक है, आप और आपकी कोई फ्रेंड है ना, आर अमॉन्ग द 100 स्टूडेंट्स, आप उन 100 स्टूडेंट्स में से हो, ठीक है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, आप दोनों को सेम सेक्शन मिले, या तो सेम सेक्शन मतलब ये 40 वाला मिले या फिर 60 वाला, लेकिन सेम मिले, और यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, आप दोनों को अलग अलग सेक्शन मिले। अगर आपको 40 मिला है तो उसको 60 मिले, अगर आपको 60 मिला है तो उसको 40 मिले, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज निकालनी। तो अच्छा बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और कई बार अपने रियल लाइफ सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो कि रियली में मान लो कि आप आपकी फ्रेंड के साथ सेम सेक्शन में एंटर होना चाहते हो, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। ठीक है, समझ गए? चलिए अब सुनना ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को तो समझने में दिक्कत ही नहीं आई होगी, है ना? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, मैं एक ही लाइन में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेयर इट इज गिवन दैट two sections are made, two sections of 40 and 60 students are formed out of 100 students, out of total 100 students, right? Done? ठीक है, ओके। अब लेट्स से कि जो 40 स्टूडेंट, जिसमें उसको सेक्शन ए और उसको सेक्शन बी मान लें हाल फिलहाल के लिए, है ना, ताकि थोड़ा सा अपन उसको 40 कैसे ऐसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 लिखने में थोड़ा मजा नहीं आएगा ना। सो लेट section A has 40 students, 40 students, and section B has 60 students। ऐसे मान लिया आपने, एक नाम दे दिया ताकि आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो। हैज 60 स्टूडेंट्स, डन? ठीक है। अब व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, आगे क्या क्वेश्चन था, इफ यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपके फ्रेंड मतलब दो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई से भी, है ना, दो स्टूडेंट्स का सेम सेक्शन होना, दो स्टूडेंट्स का डिफरेंट सेक्शन होना है, कि क्या क्या चीज। अब सुनो, अगर मैं दो बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, केवल दो बच्चों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, है ना, 100 बच्चों में से केवल मैं कोई से भी दो बच्चे सोच रहा हूँ, लेट्स से आई एम द प्रिंसिपल। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा क्लास 11 से दो बच्चों को बुलाओ, मैंने बताया नहीं कौन से सेक्शन से बुलाया, मैंने कहा दो बच्चों को बुलाओ, तो जो भी बुलाने वाला है वार्डन है, बाई जी, बुला के लिए। अब आ गए दो बच्चे खड़े मेरे सामने, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये दोनों बच्चे कौन से सेक्शन से, मैंने सेक्शन तो स्पेसिफाई किया नहीं, तो वो दो बच्चे कितने तरीकों से, मतलब कौन कौन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि दोनों बच्चे ए सेक्शन से, दूसरी चीज हो सकती है दोनों बच्चे बी सेक्शन से हो, तीसरी चीज हो सकती है डिफरेंट में भी ये ए से और ये बी से, और चौथी चीज हो सकती है ये ए से और ये बी से। तो टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस का सैंपल स्पेस बना नहीं बना, जैसे बनता था एच 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 टी टी एच टी टी, सोचो बना नहीं बना, दोनों हेड दोनों टेल एच टी टी। तो इस पूरे क्वेश्चन को उस टॉसिंग ए कॉइन वाले ट्वाइस वाले, देखो टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए डाई और ड्रॉइंग ए कार्ड आउट ऑफ 52 जो पत्ते होते हैं, वो ये तीन एक क्लासिक एग्जांपल है जो आपके करीब करीब हर प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे कन्वर्ट हो पा रहा है ना, क्योंकि तीन चार ही चीजें हो पा रही है ना, समझ गए? तो अब अगर मैंने दो बच्चे सेलेक्ट किए, तो वो दो बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, सेम सेक्शन के हो सकते, सेक्शन ए, है ना, सेक्शन बी, या सेक्शन ए सेक्शन बी, या पहला वाला सेक्शन बी सेक्शन ए। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। नाउ नाउ व्हेन टू स्टूडेंट्स, अब वैसे उसने तो कहा था आप और आपकी फ्रेंड, लेकिन अब आप आंसर सोल्यूशन में थोड़ा से लिखोगे मैं और मेरी फ्रेंड, है ना, आप क्या लिखोगे, कोई भी दो बच्चे, है ना। व्हेन टू स्टूडेंट्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम those 100 students, when two students selected at random from
those 100 students, from those 100, when 2 students are selected at random from those 100 students, the possible the possible the possible allotment of section can be, क्या क्या सेक्शन उनको अलॉट होंगे, उनके क्या पॉसिबल केसेस है ना, द पॉसिबल केसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ देयर सेक्शन आर, ऑफ देयर सेक्शंस आर। ठीक है, क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, इसको अपन सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए जहाँ पे पहला वाला पहला एक स्टूडेंट और दूसरा वाला स्टूडेंट बी है, ऐसे मान लो, स्टूडेंट ए भी नहीं कह सकते, स्टूडेंट कुछ भी नाम रख लो, यू एंड योर फ्रेंड कह दो, है ना। तो ए तो है भाई, पहले आप खुद भी ए सेक्शन में, आपकी फ्रेंड भी ए सेक्शन में। दूसरा केस, आप ए सेक्शन में, आपकी फ्रेंड बी सेक्शन में। तीसरा केस, आपकी फ्रेंड जो नहीं, आप बी सेक्शन में और आपकी फ्रेंड ए सेक्शन में। और चौथा केस, आप भी बी सेक्शन में और आपकी फ्रेंड भी बी सेक्शन में। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है साहब, ओके फाइन। अब आपसे क्वेश्चन जो जो पूछा है उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, है ना। तो इसको इवेंट ई मान लू मैं कि दोनों जो है सेम सेक्शन में एंटर हो। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द इवेंट ई बी, let the event E be that both students enter the same section, जैसे भी लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, both students enter the same section। मान लिया। तो इवेंट ई में सैंपल स्पेस में से क्या क्या सेलेक्ट होगा, सोचो। बोथ स्टूडेंट्स एंटर द सेम सेक्शन, सेम सेक्शन में चाहिए आपको, तो या तो ए और या फिर बी। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ना। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या करती है, पर्टिकुलर आउटकम्स को की प्रोबेबिलिटी को जोड़ लो, आप ए की प्रोबेबिलिटी को जोड़ लो और बी की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालूं अब मैं इसकी, रेडी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दूं, इस पूरी बात को लिखने की बजाय बोथ स्टूडेंट्स एंटर द सेम सेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दूं। तो मैं तो भैया एक्जियोमेट्रिक अप्रोच जानता हूं, अलग अलग जोड़ूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फाइन। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ए में कितने बच्चे हैं, ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40, है ना, आउट ऑफ 100। और फिर दोबारा ए है, तो यानी दूसरा भी ए में से आना चाहिए, समझ रहे हो भाई। ए यानी कि पहला बच्चा 40 बच्चों में से आना चाहिए और दूसरा भी किस में से आना चाहिए, 40 बच्चों में। अब सुनना ध्यान से, लेट से कि ये पहला बच्चा है ना, ये आप हो, है ना। अब आप उस 40 बच्चों में से आओ, उसकी संभावना क्या है, 1 आउट ऑफ 40। 1 सेकेंड, 1 आउट ऑफ 40 क्यों, 40 आउट ऑफ 100 भाई। सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं आउट ऑफ 100, तो 40 आउट ऑफ 40 बाय 100, समझ में आया। ठीक है, अब आप तो आ चुके हैं ना, तो अब आपकी फ्रेंड की बारी है, तो आपकी फ्रेंड भी आनी चाहिए। तो बचे कितने उस सेक्शन में, बच्चे 39, और टोटल कितने बचे, 99। समझ गए, ये तो हो गई ए की प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो। अब इसको दूसरे तरीके से भी करके बताएंगे। प्लस अब बी, तो आप बी सेक्शन से आने चाहिए, बी सेक्शन में टोटल बच्चे कितने हैं, 60 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। इनटू, अब 60 के बाद आप तो आ चुके हैं, आपकी फ्रेंड भी उसी में से आनी चाहिए, सो 59 आउट ऑफ 99। अब सुनना, कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे गलती कि सर 40 39, तो 100 99, अब 98 ही बचे और अब 97 ही बचे। सुनो मेरी बात, या तो ये बात हो रही है या फिर ये बात हो रही है, या तो ये हो रही है या फिर ये हो रही है। तो अगर ये हो रही है तो ये नहीं हो रही है, और ये हो रही है तो ये नहीं हो रही है। तो जब ये हो रही है तो एक बच्चे सेलेक्ट करने में 100 बच्चों में सेलेक्ट होगा, अगला 99 में सेलेक्ट होगा। लेकिन जब ये हो ही नहीं रही, अब ये हो रही है, तो वापस 100 बच्चे पूरे हो गए ना, तो 96 97 मत कर देना, ठीक है, समझ आया। ये हो गया मेरा केवल और केवल किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करना है बस। पीछे शायद आंसर जितना मेरे को याद है लास्ट ईयर इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं फिर बेटा। 40 इंटू 39 कर दो और 60 इंटू 59 कर दो और 100 इंटू 99, तो क्या हो जाएगा 9900, ठीक है। और इसको करो चलो, 0 4 9 36, रिमाइंडर 4 9 36, रिमाइंडर 3 4 3 12 एंड 3 15, प्लस 0
6 9 या 54, 5 6 5 30 एंड 5 35, 3540 प्लस 1560 जोड़ के बताओ कितना आया। 0 6 4 10 5 5 11 5 5100 बाई 9900, ये आएगा 5100 बाई 9900, चेक करो। ठीक है, इसको काटेंगे 0 0 और फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17/33 आएगा, चेक करो फाइनल आंसर। सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी पहले मैं ऐसे करा देता हूँ, फिर कॉम्बिनेशन वाले तरीके से भी कराऊंगा, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी आंसर यहाँ पे 17/33। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट सेक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन इवेंट एफ भी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों सेम सेक्शन में आना, दोनों डिफरेंट सेक्शन में आने का उल्टा है कि नहीं है। तो अगर आपने इवेंट ही मान लिया है कि दोनों सेम सेक्शन में, तो अब आपको एफ इवेंट मानने की कायदे से जरूरत ही नहीं है ना। आप ई डैश निकाल लो, 1 - 17/33, वही सेम आंसर आएगा। बट वो तो फिर को बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया ना, ये आपको माइंड में रखना है। लेट्स से कि अगर अपन बनाते तो कैसे बनाते हैं, तो एक बार मैं सेक्शन एफ, उसको इवेंट एफ मान लेता हूँ। मतलब सारी बातें अपन, क्योंकि अभी देखो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने को हर पहलू से क्वेश्चन को इधर से पकड़ के देखें, इधर से पकड़ के देखें, ताकि अच्छे से करने में। सो मैं एफ मान लेता हूँ। एफ क्या मान लिया मैंने, कि बोथ स्टूडेंट्स एंटर द डिफरेंट सेक्शन, बोथ स्टूडेंट्स एंटर द डिफरेंट सेक्शन। फाइन। चलो तो अब इसके अंदर उस सैंपल स्पेस में से एफ इवेंट के अंदर क्या क्या चीज आ जाएगी बताओ। ए बी बी ए बी बी ए। भैया तो आप एम से हो और आपकी फ्रेंड बी से है, और या फिर आप बी से हो और आपकी फ्रेंड ए से है, दोनों, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएंगे, आप अलग अलग सेक्शन में हो जाओगे। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, अलग अलग जोड़ो भैया, ए बी के अलग जोड़ो और बी ए के, क्योंकि या तो ए बी हुआ होगा, या फिर कोमा का मतलब क्या होता है, और, है ना। ए बी का मतलब है ए एंड बी, ए बी का मतलब क्या है, ए एंड बी, इसलिए ए एंड बी के बीच में मल्टीप्लाई साइन लग रहा है, लेकिन कोमा का मतलब क्या है, और, या तो ये या तो ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। चलो जी, अब ध्यान से देखो, ए सेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कोई बच्चा ए सेक्शन से निकले, तो ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40, 40/100, ठीक है ना। अब इंटू दूसरा बच्चा, अब ए से नहीं निकले, बी से निकले, तो बी में तो अभी एक भी बच्चा कम नहीं हुआ ना, लेकिन टोटल तो कम हो गए, टोटल तो कम हो गए, समझ रहे हो। 100 × 99 आएगा, लेकिन इधर से कम नहीं होगा, क्योंकि एक इधर से, एक इधर से, तो उधर 40, इधर 60, समझ गए। प्लस अब सुनना, अब पहले बी से ले लो, तो 60/100, 98 मत कर देना, क्योंकि अब नया केस शुरू हो गया है ना, इंटू उधर से 40/99, तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही बने, है ना भाई। नीचे 100 × 99 और ऊपर 60 × 40, तो 60 × 40 का दुगना कर दो। 60 × 40 का दुगना यानी कि 2400 का दुगना 4800, 4800, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, 9900 आ रहा है ना। सो 0000, और अगर मैं काट दूं इसको 3 से, तो 16/33। तो देखो बेटा 16/33 आया, और अगर मैं 1 - 17/33 करता तो भी वही आता, आता ना। 16/33 आंसर, आंसर तो मैच करो, सही है। देखो बेटा, कुल मिला के हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सर ये चार चीजों के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। अब आपने एक चीज, एक केस में अगर ये दो चीजें ले ली, और बचे हुए दूसरे केस में ये दो चीजें ले ली, तो इनकी प्रोबेबिलिटी है, तो सबकी मिला के 1 तो होगी ना, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 1 माइनस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो 17/33 माइनस करूंगा, तो 16/33 आएगा ही आएगा। तो एक ये तो हो गया बिल्कुल एक्सप्लेन तरीका, है ना। आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्या लिख सकते हो, इवेंट एफ मानो ही मत, आप ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ स्टूडेंट्स एंटर द डिफरेंट सेक्शन इक्वल टू उसके आगे लिख देना, ये एक्चुअली ई डैश की प्रोबेबिलिटी है। बस ई डैश की प्रोबेबिलिटी है, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके भी आप कर सकते हो, ये पूरे तामझाम करने की फिर से जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा देसी तरीका। अब इसी क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन से अप्रोच करके देखते हैं। तो देखना ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूं। देखो, आपको दो बच्चे चुनने हैं आउट ऑफ 100, तो 100 बच्चों में से दो बच्चे चुनने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 100 C2 100 C2, तो ये तो आएगा नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस। अटक गया क्या हमारा, अटक गया।
देखो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 100C। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों के दोनों सेम सेक्शन से चाहिए, तो दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन से भी चलेंगे। तो दोनों के दोनों जब 40 वाले सेक्शन से चलेंगे तो 40 में से दो बच्चे चूज करने के तरीके 40C2, और उस केस में 60 में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, एक भी सेलेक्ट नहीं होगा ना, इसको 2 + 0 2 आ रहा है ना। प्लस अब दूसरा तरीका क्या है कि अब 40 में से कुछ मत चूज करो और 60 में से दोनों चूज कर लो, और नीचे तो टोटल तरीके रहेंगे ही रहेंगे, समझ गए। तो 40C2 क्या होता है बेटा, 40 × 39 होता है, और वो तो 1 होता ही है, ये चीज तो 1 होती है। 40C0 एंड 60 तो 1 1 हो गई, और 60 प्लस प्लस 60C2 क्या होगा, 60 × 59 होगा, क्योंकि 58 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये एलसीएम 100C2 है, तो 100C2 क्या होता है, 100 × 99। आप चेक करो, हमने यही तो किया, यही तो किया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करूंगा मैं, टोटल तरीके वही 100C2, लेकिन अब आपको क्या चाहिए कि दोनों अलग अलग सेक्शन से चाहिए, तो 40 से एक बच्चा चाहिए, इंटू 60 से दूसरा बच्चा चाहिए, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि अब ये वाला बच्चा इधर से चाहिए और ये वाला बच्चा इधर से चाहिए, तो वही सेम चीज 40C1 मतलब 60C1। अब आप जो आप खुद हो वो 60 वाले सेक्शन से चाहिए, और आपकी फ्रेंड आपको इस वाले सेक्शन से चाहिए 100C2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 40C1 40 होता है, 60C1 60 होता है, और वही 60C1 60 होता है, 40 होता है, और 100C2 100 × 99 होता है। सो ये कॉम्बिनेशन वाला तरीका है, समझ गए अच्छे से, क्लियर। कर दूं डिलीट, ओके फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन में ये, ठीक है। तो अब सारे अच्छे अच्छे लेवल के आ रहे हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। और सिक्स मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिकली चलना पड़ेगा, ध्यान ध्यान से सुना। प्रॉब्लम बड़ी आसान है समझने में, है ना। 3 लेटर्स है मेरे पास, लेटर्स मतलब चिट्ठी पत्र, चिट्ठी होता है ना, अपन को भी लेटर भेजते हैं। आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन, 3 लेटर्स जो हैं 3 पर्सन को भेजे जा रहे हैं। सपोज करो कि बड़े बड़े जैसे ऑफिसेस होते हैं, जैसे मान लो भी बैंक है, तो बैंक में मुझे किसी को कोई नोटिस भेजना है, तो 3 नोटिस मैंने तैयार करी है, 3 अलग अलग नामों से, है ना। एक आदमी सोहन मोहन रोहन, तीनों को मेरे को एक एक नोटिस देना है, ठीक है। अब नोटिस ऐसे तो भेजूंगा नहीं, एनवलप भी तैयार करूंगा, तो एनवलप भी तैयार किया मैंने, तो एनवलप पे अपना एड्रेस वेड्रेस लिख दिया, सोहन पे सोहन का, मोहन पे मोहन का, रोहन पे। अब मैंने ये काम दे दिया पियोन को, भाई लेटर तू एनवलप में डाल दे और भेज दे। अब उसकी पुरानी हिस्ट्री है उस पियोन की कि वो कभी भी सही लेटर सही एनवलप में नहीं डालता। वो क्या करता है, रोहन का लेटर मोहन के एनवलप में डाल देगा, सोहन का उसमें डाल देगा, ऐसे करके वो बेचता है। तो उसको मैंने डांटा पहले तो कि अब आज तू सही भेज देना, भेज दिया मैंने उसको। अब भेजने के बाद फिर हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार आज तो उसने पियोन ने सही भेजा होगा नहीं भेजा होगा, तो हम में से कोई सोच रहा है कि यार कम से कम 3 में से कम से कम एक लेटर तो सही एनवलप में गया हो, क्योंकि मुझे पता है वो डीठ आदमी है, वो तीनों लेटर तो सही एनवलप में नहीं डालेगा। भाई तीनों तीनों में प्रॉपर डाल दे, ऐसा तो कभी करता ही नहीं है, कभी किया नहीं, लेकिन कम से कम इतनी तो दया कर दे कि 3 में से कम एक लेटर तो सही एनवलप में जाना चाहिए, इस बात की समझ। तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, 3 लेटर 3 एनवलप, हर एक लेटर के सामने हर एक एनवलप उसका है, अगर वो सेम सेम उसमें जाता है, जैसे सोहन का सोहन में जाता है, तो ये करेक्ट एनवलप, प्रॉपर एनवलप माना जाएगा। प्रॉपर वर्ड का मतलब है जिसका है उसी में जाए, है ना। और अगर वो नहीं जाता है तो फिर वो इम्प्रॉपर माना जाएगा। तो क्या कह रहा है, 3 में से कम एक लेटर तो अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाए, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो मैंने बड़ा इसको फनी करके बताया था भाई। मान लो 3 लेटर है, हाँ, एक लेटर मान लो है किसी का बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे विश कर रहा हूँ किसी को मैं, है ना, ठीक है। एक लेटर है लेट से कि अ, किसी का, मान लो मैं बैंक में काम करता हूँ तो किसी का कर्ज माफी का लेटर है ना, या फीस माफी का लेटर है, लेट से आई एम रनिंग है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, उसकी स्कॉलरशिप पास हो गई, उसकी फीस जो है फ्री हो गई, एक लेटर इसका है। और एक लेटर है मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो अपन कॉन्डोलेंसेस भेजते हैं, सांत्वनाएं भेजते हैं, तो उसका मान लो कोई किसी की, ऐसे मान लो कॉन्डोलेंसेस लेटर है ना, सांत्वनाओं का लेटर है, ठीक है। अब मान लो बर्थडे तो है ए का, ठीक है, फीस फ्री हुई है बी की, और किसी के पिताजी मर गए वो है सी। अब सपोज करो मैं जिसके पिताजी मरे हैं उसको बर्थडे विश कर दूं,
ठीक है। एक तो उनके घर में मातम छाया हुआ है, हमने कहा हैप्पी बर्थडे, एक लेटर मिले उनको। और मान लो जिसका जिसका बर्थडे है, लेट्स से जिसका बर्थडे है, उसको मैं सांत्वना लेटर लिख दूं कि भाई बहुत बुरा हुआ आपके पिताजी मर गए। तो उसको कैसा लगे। या फिर मान लो जो मर चुका है उसकी मैं फीस माफ कर दूं, तो भी नहीं बैठेगा। ठीक है। तो इस तरीके से उल्टे सुल्टा नहीं बैठेगा। अब तो आपको मतलब ये लाइव एग्जाम्पल था, लास्ट ईयर समझाया था तो बच्चों ने खुद ने ही कर दिया था फिर तो क्वेश्चन। अब वो क्या है, ऐसे एग्जाम्पल फिर बच्चों से खुद में कराने में मजा तब आता है जब कम से कम थोड़ी भरी हुई क्लास हो, कम से कम भी ज्यादा भी नहीं तो 10 लोग तो हो, तो बच्चे खुद ही कर देते हैं। इतना समझा दो ना, अब मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद ही ठीक है ना। अब लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे में क्या समझाओ, है ना। तो इसलिए वो एक्साइटमेंट उस लेवल का चलता नहीं है। चलो आ जाओ, अपने को तो सही लेटर सही एनवेलप में पहुंचाना है। सो व्हाट डू वी डू, हम मान लेते हैं 3 लेटर L1 L2 L3 और 3 एनवेलप E1 E2 E3। ठीक है, चलिए लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द 3 लेटर्स बी बी L1 L2 and L3 and the 3 envelopes be 3 envelopes be E1 E2 and E3, राइट। अब अगर L1 E1 में चला जाए, L2 E2 में चला जाए और L3 E3 में चला जाए, तो ये प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इसमें तीनों तीनों सही में चले। समझ गए, ये होना चाहिए एक्चुअली L1 E1 में जाना चाहिए, L2 E2 में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो प्योन मेरा जो है थोड़ा सा नशेड़ी है ना, वो दारू पी के काम करता है तो उसको पता नहीं चलता, नशा करके काम करता है, L1 E3 में डाल देगा क्या। ठीक है। सो व्हाट, अब इनको अरेंज करने के कॉम्बिनेशन, टोटल कितने कॉम्बिनेशन से वो अरेंज कर सकता है। जैसे L1 को E2 में डाल दो, L2 को जैसे मैच द फॉलोइंग आते थे, इसको इससे मैच करो, 3 इधर है 3 इधर है, तो कितनी तरीके से आप मैच कर सकते हो। जैसे इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा बच्चा ऐसे मैच कर सकता है कि इसको इससे कर दे, इसको इससे कर दे, इसको इससे कर, ये दूसरा तरीका। तो ऐसे कितने तरीकों से अपन मैच कर सकते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, फिर उसमें से अपने को कौन कौन से चाहिए वो फेवरेबल हो जाएंगे। समझ गए। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं बेटा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging, yeah, putting 3 letters in 3 envelopes, putting 3 letters in 3 envelopes। तो बस ये टोटल नंबर ऑफ वेज सोचने थोड़े से लॉजिकल है, बट एक भी केस छूटना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है ना। पुटिंग 3 letters in 3 envelopes आर, एनवलप्स आर, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस मैं तैयार करता हूं, देखना। पहला तो अपन मान लेते हैं बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट, आज नशा नहीं करके आया, वो बिल्कुल परफेक्ट डाल दिया पहला तरीका। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा कि L1 E1 के साथ और L2 E2 के साथ और L3 E3 के साथ। तो ये केवल ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये एक तरीका है पूरा, ऐसे नहीं है 3 तरीके हो गए, ये पूरा एक तरीका है। एक तरीका है कि मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, अब दूसरा तरीका सोचना है। समझ गए, ये मैच द फॉलोइंग का एक आंसर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसको डिनोट कैसे कराएं। देखो L1 E1 आपने लिखा ना, एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट्स है ना केवल लास्ट में लगाते हैं ताकि, लेकिन फिर ये कॉमा डिस्टर्ब करेगा। तो एक मिनट देखो, फिर से कोशिश करते हैं। अरेंज ऐसे करें कि अपने को दिखाई दे सैंपल स्पेस है ना। लेट्स से मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूं कि L1 कॉमा नहीं लगाता हूं, इसे समझ जाओगे ना, L1 E1। ठीक है, अब इसमें कॉमा लगा दो, L2 E2, नहीं कॉमा बीच में नहीं, L2 E2, फिर कॉमा लगा दो L3 E3, और अब ब्रैकेट लगा दो। तो ये पूरा एक सैंपल पॉइंट है, ये पूरा एक सैंपल, जैसे 1,2 एक सैंपल पॉइंट होता है, तो ये दिस ये पूरा एक सैंपल पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा सैंपल पॉइंट तैयार करते हैं ना। सोचना, अब आप एक काम करते हैं, पहले वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को बदल देते हैं। ऐसे ही सोच सोच के करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, ज्यादा नहीं बनेंगे, 5-6 बनेंगे, है ना, पर वो सोचने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी लाइक
L1 E1 को तो मैं फिक्स रख देता हूँ, नो चेंज, और इन दोनों को बदल देता हूँ, यानी L2 E2 में जा रहा था तो L2 को E3 में भेज दें, और L3 E3 में जा रहा था तो L3 को E2 में भेज दे। समझ रहे हो ना बेटा? ये हो गया मेरा ब्रैकेट क्लोज दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखना, अब L1 E1 खूब ले लिए साथ में, इन दोनों को अलग करते हैं, तो अब L2 E2 को फिक्स कर देते हैं। जैसे पहले L1 E1 को दो केसेस में क्या किया, L1 E1 को फिक्स किया, L1 E1 को फिक्स किया, और इन दोनों को शफल कर दिया। अब L2 E2 को फिक्स कर दो, फिर लास्ट केस में L3 E3 को फिक्स कर देना, ऐसे ही करेंगे और क्या ना। तो चलो अब अपन कर देते हैं L2 E2 को फिक्स, L2 E2 को फिक्स। तो L2 E2 को फिक्स किया, तो अब इन दोनों का सोचना है, तो इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ये दोनों साथ में तो ऑलरेडी है ना। तो L1 E1 के साथ था L3 E3, तो L1 को पहुंचा दो E3 में, समझ गए? L1 को पहुंचा दो E3 में, और L3 को पहुंचा दो E1 में, ठीक है फाइन। चलो जी, अब जब आपने इन दोनों को साथ रख लिया, तो अब एक केस बनाओ जिसमें ये लास्ट वाले साथ में रहे। देखो, एक केस तो ये बना, दो केस तो ऐसे बने जिसमें ये दोनों साथ थे, ठीक है ना। अब एक केस ही बन पाया जिसमें ये दोनों साथ थे, है ना, क्योंकि अगर आप इन दोनों को एसिडिस रख देते हो तो ये तो सेम ही केस बन गया ना, सेम केस तो ना दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये वाला लिख लेंगे नियम। तो अब तीसरा केस ये बनाओ जिसमें L3 E3 साथ हो, और बाकी उन दोनों को कर दो शफल। समझ रहे हो? सो L3 E3 को रखते हैं साथ में, एंड इन दोनों को सफल करते हैं, मतलब शुरू के दो को देखो, पहली पिक्चर से ही सब कुछ क्लियर होगा। जो सबसे पहला है ना, L1 को E1 के साथ करने की बजाय, L1 को E1 के साथ करने की बजाय L1 को कर दें हम E3 पे, फाइन। और L3 जो L3 E3 नहीं, L2 बच गया ना, L2 E2 था, तो L2 को E2 के साथ करने की बजाय L2 को कर दें E1 में, ठीक है। चार केसेस हो गए। अभी तक अपन ने कम से कम एक लेटर को तो साथ में रखा ही है। शुरू में तो तीनों साथ में थे, फिर इसमें ये साथ में था, इसमें ये साथ में था। अच्छा, कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं कि दो तो साथ में और तीसरा साथ में नहीं है, क्योंकि है ही तीन। अगर दो साथ में तो तीसरा ऑटोमेटिक साथ में होगा। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, या तो तीनों साथ में या एक साथ में। दो साथ में नहीं होंगे, दो साथ तो फिर तीनों साथ हो जाएंगे ना, या तो तीनों साथ में या एक साथ में या एक भी नहीं साथ में। सो तीनों साथ में वाले केसेस आ गए। और ये एक दो तीन, ये तीन केसेस क्या हैं जिसमें एक साथ में, इसमें L1 E1 साथ में, इसमें L2 E2 साथ में, इसमें L3, ये तीनों केसेस क्या हैं जब एक लेटर करेक्ट है, बाकी दो इनकरेक्ट है, और एक केस बनेगा जिसमें तीनों करेक्ट है। अब जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो तीनों ही इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो तीनों इनकरेक्ट बनाने, सबको उल्टा सुल्टा डाल दो, सबको उल्टा सुल्टा डाल दो, है ना। चलो, उल्टा सुल्टा डालने में तो बड़ा मजा आएगा हमको। लेट्स से हम डालते हैं, L1 को डाला मैंने, बर्थडे को तो डाला मैयत में, L1 को तो डाला मैंने E2 में, ठीक है। अब L2 को डाला मैंने E3 में, और क्या बचा, L1 हो गया, L2 हो गया, L3 को डाला मैंने, क्या बचा, E2 E3 E1, ठीक है। और ऐसा ही उल्टा सुल्टा डालने का एक केस और बनेगा, सोचो। उल्टा सुल्टा डालने का एक केस और बनेगा, क्योंकि 6 केसेस बनेंगे। अब सोचो कौन सा केस बचा। L1 को इसी में से कुछ चेंजेस करो, है ना। जैसे आपने L1 E2 किया ना, तो L1 E2 को तो फिक्स कर दो या तो। अच्छा, L1 E2 आप ये भी चेक कर लो, L1 E2 पहले कभी आया है क्या, L1 E2 नहीं आया ना। और L2 E3 आया क्या, L2 E3 आया है। लेकिन L2 E3 में L1 E1 था और L3 E1 था, तो ये अलग अलग है, ठीक है। और L3 E1 इसमें आया है, तो ये अलग है। मतलब कुल मिला के मैच कर लेना, सेम नहीं हो जाए। हाँ, तो बस एक ही तरीका है, आप L1 E2 को तो सेम रखो, और बाकी इन दोनों को शफल करो, ठीक है। L1 E2 है ना, L1E2 को तो सेम रखो, ठीक है। क्योंकि L1 का E3 के साथ कहाँ कॉम्बिनेशन है, L1 का E3 के साथ कहीं दिख रहा है, L1 E3 का कॉम्बिनेशन ये रहा। L1 E3 का कॉम्बिनेशन ले चुके हैं अपन, है ना। तो L1 E2 का दो कॉम्बिनेशन देखो, L1 E3 दो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं ना। तो फिर L1 E2 के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इधर आप L1 E2 ही रखेंगे, समझ गए। अब L1 E2 तो इन दोनों को चेंज कर दो, L2 E3 में था ना, तो L2 को E1 में कर दो, और L3 E1 में था ना, तो L3 को E3 में कर दो। L3 को E3 तो सेम हो गया, तो L3 देखो, अगर मैं इधर लिख दूं L3 E3, तो देखो ध्यान से, L3 E3 इसमें भी आ रहा है, आ रहा है। तो ये दोनों कहीं सेम तो नहीं है, चेक करो, L3 E3 L1E3 है, लेकिन ये L1E2 है, और L2E1 है, तो अलग अलग L2E1 है, L2E1 है, L2E1 है। हाँ,
देखो फिर से देखो, L3 E3 L3 E3, फिर L1 L2 L2 E1 L2 E1। तो इसमें गलत लिखा है हमने, है ना। देखो ये 2 3 3 लिखे हुए हैं ना, ऊपर वाले में गलत लिखा है। ठीक है, तो उसको सही करो। देखो L3 E3 लिखने के बाद हमने क्या किया था, L1 को E2, यहाँ पे E2 करना पड़ेगा, समझ गए। L1 को E2 में करना पड़ेगा और L2 को E1 में करना पड़ेगा। ठीक है, अब अलग हो गया ना, देखो L3 E3 सेम है, लेकिन L2 E1 है और L2 E1 है, ये सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ले ही नहीं सकते, कैसे एग्जैक्टली सेम होगा, चेक करो, है ना। तो दूसरा सोचो, एक केस और बनेगा, L1 E3। देखते हैं। तो देखो आप ऐसे देखो, चलो देखो, L1 का E2 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन, L1 का E2 के साथ एक कॉम्बिनेशन ये हो चुका है और एक कॉम्बिनेशन ये हो चुका है ना। लेकिन L1 का E2 के साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं, और L1 का L3 के साथ देखो कहाँ हुआ है इसमें, L1 का E3 के साथ ये रहा ना, लेकिन L1 का E3 के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो L1 E3 के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन कर दूं ना, इन दोनों को बदल के, समझ गए। चलो करते हैं, देखें, फिर करने के बाद वापस चेक कर लेना कि सेम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ठीक है, और नहीं तो सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सा लॉजिक बताऊं, देखो आपने क्या ठानी थी इस बार कि मैं सबको अलग अलग भेजूंगा, सबको उल्टा सुल्टा भेजूंगा। तो आपने जब ऐसे ठानी कि मैं सबको उल्टा फुल्टा भेजूंगा, तो L1 को E2 में भेजा ना आपने पहला, तो अब आपको उल्टा ही भेजना है, तो L1 को E2 में क्यों भेजना, L1 को E3 में भी भेजो। जब आप सोचिए उल्टा रहे हो, तो उल्टे चलने के भी दो रास्ते हैं ना भाई, L1 हाथ में आया तो उसको सही तो भेजोगे, तो E1 में भेजोगे, सही तो हटाओ। अब दो है E2 और E3, तो जब आपने E2 में भेज दिया तो अब E3 में भेजोगे, समझ गए। सो L1 E3, अब L1 E3 में भेज दिए तो बचे क्या क्या, एक तो बचे L2 और एक बचा L3, आपको उल्टा सुल्टा भेजना है। तो E3 तो हो गया बुक, अब क्या बचा E1 और E2, अगर आप E2 लिख देते हो तो सेम चला जाता है, तो E1, और अब क्या बचा 1 2 3, लेकिन सेम हो गया नहीं, 1 3 2 E2, सारे के सारे अलग अलग हैं, चेक करो, फाइन। सो इसके अलावा को बस ये केसेस इसमें सोच लिए तो क्वेश्चन जीत लिया। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस के क्वेश्चन या इवन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सैंपल स्पेस ही सोचना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें से हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं, जब कम से कम एक जना तो सही जाए, एटलीस्ट एक तो सही जाए। ठीक है, तो कम से कम एक जना सही जाए वो वाले केसेस काउंट कर लेंगे हम, है ना। तो इवेंट मान लेता हूं मैं उसको, नाउ लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ए ले लेते हैं, लेट द इवेंट ए बी दैट एटलीस्ट वन लेटर, एटलीस्ट वन लेटर, हाँ आगे, एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। ठीक है, सो ए के अंदर उसमें से कौन कौन से सैंपल स्पेस सेलेक्ट होंगे वो चूज करेंगे अपन, है ना। तो ए के अंदर जो सेलेक्ट होंगे, देखो कम से कम एक चाहिए, पहले में तो तीनों ही है, सेलेक्ट करो, करेंगे ना इसको तो हम सेलेक्ट, L1 E1 L2 E2, ये तो मतलब जैकपॉट एक तरीके से भाई, हमको कम से कम एक चाहिए था, या तो तीनों मैच हो गए, तो ये तो चाहिए चाहिए ना। सेकंड वाला देखो हमारा सेलेक्ट होगा क्या, सेकंड में भी कम से कम एक चाहिए, तो पहला ही सेलेक्ट हो गया, तो बाकी हो रहे नहीं हो रहे, कम से कम एक तो हो रहा है। ठीक है, सो सेकंड वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा L1, और करते करते पता चल जाता है कि सर शुरू के चार होंगे, क्योंकि आखिरी में तो हमने उल्टे सुल्टे भेजे थे, है ना। L1 E1 L2 E3 एंड देन L3 E2। ठीक है, डन। ठीक है, अब थर्ड वाला भी सेलेक्ट होगा, क्योंकि उसमें L2 E2 आ गया ना, L2 E2 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा, L2 E2 L1 E3 एंड L3 E1। ठीक है, और ये वाला भी होगा, इसमें L3 E3 है साथ में, है ना, L3 E3, तो L1 E2 एंड L2 E1, बस दैट्स इट। अब जो नीचे के दो हैं उसमें एक भी सही नहीं है ना, तो L1 E2 L2 E3 L3 एक भी सही नहीं हुआ, L1 E3 भी सही नहीं हुआ, L2 E1 भी सही नहीं, L3, तो नीचे के दो केसेस में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि कम से कम को एक लेटर अपनी प्रॉपर प्लेस में चाहिए था। ठीक है, डन। सो यहां से देखो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 केसेस, और यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने निकले, 4 केसेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, so probability of A will be number of elements in A divided by number of elements in sample space, यानी कि 4/6, 4/6 यानी कि 2/3 आंसर. ठीक है, डन. अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं एटलीस्ट 1 की जगह मैं केवल 1 कहूं, भाई एक ही लेटर अपनी प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, तो उसमें कौन कौन से सेलेक्ट होंगे. बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें. तो फर्स्ट वाले में तो 3 हो रहे हैं ना, सेकंड वाले में 1 हो रहा है, थर्ड वाले में 1 हो रहा है, और फोर्थ वाले में 1 हो रहा है. तो 3/6. मैं कह दूं कि तीनों के तीनों सही हो, तो 1/6 एक ही केस है. ठीक है. और अगर मैं कह दूं कि 2 लेटर अपनी जगह पे सही है, दो 2 होने चाहिए, तो बताओ 2 लेटर अपनी जगह पे सही होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आप तो प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लोगे, अब तो केसेस बता दो कौन से सेलेक्ट होंगे. हम्म. ऐसा केस दिख रहा है जिसमें 2 लेटर सही है. अभी अभी मैंने डिस्कस किया ही है ना, फिर 3 लेटर है, तो अगर आपको 2 को सही भेजोगे तो तीसरा तो अपने आप सही जाएगा ही जाएगा. तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे. अगर उसने कहा 2 लेटर सही होने चाहिए, तो पहले केस में 2 लेटर सही है ना, हालांकि 2 से ज्यादा भी है, लेकिन 2 तो है, 2 तो है ना, तो ये वाला केस उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर वो कहते ओनली 2, ओनली 2, भाई 2 सही हो और एक इनकरेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी 0 प्रोबेबिलिटी. तो क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज बेस्ड जो होगा वो आपको पकड़ना पड़ेगा. अगर वो कहता है कि 2 एनवलप्स, 2 लेटर्स आर इन द प्रॉपर एनवलप, है ना, तो उसका मैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा. 2 है ना इसमें, तीसरा है या नहीं उसमें हमको मतलब 2 तो है ना, बात करता हूँ. लेकिन वो कहे एग्जैक्टली 2 या ओनली 2, एग्जैक्टली 2 ओनली 2, तो ऐसा कोई भी केस नहीं जिसमें 2 है और तीसरा नहीं है, तो फिर 0. डन. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगले 2 क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, जो अपन लास्ट एक्सरसाइज में किए थे. ये बहुत सरल से क्वेश्चंस होते हैं ना, ये और ये भी थोड़ा सा सरल ही. देखो 7 तो बहुत ही सरल लगेगा आपको, क्योंकि अपन ने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस कर लिए सेट्स वाले चैप्टर में भी, है ना. ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखी है, बी दे रखी है, इंटरसेक्शन दे रखी है. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. यूनियन निकालो सबसे पहले तो, फटाफट इसको तो हम यूं ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इसमें. तो फॉर्मूला याद है ही, ए की तो फॉर्मूला चलता है घूम फिर के. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बोलो क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिख रही है आपको, 0.54, बी क्या दिख रही है आपको, 0.69, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दिख रही है. पिछले क्वेश्चन का आंसर मैच कर लिया था ना, क्या 2/3, हाँ 4/6 यानी 2/3. सो 0.54, इसको जोड़ो, 9 और 4 13, 6 6 12, 1.23 माइनस 0.35. सो 8, 11 में से 3 के साथ और एक 8, 0.88 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन आ जाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको सॉल्व करना सिखाया मैंने, डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे. क्या हो जाएगा ये, हाँ यूनियन बी, डबल ब्रैकेट लगेगा ना, ए यूनियन बी का होल डैश की प्रोबेबिलिटी. ऐसे करोगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, लिख दोगे सामने. अभी कल ही किया है शायद, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं. और ए यूनियन बी डैश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, अभी निकालिए, 0.88. सो आंसर विल बी 0.12. प्लीज मैच द आंसर. थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, वहां दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, कल बताया था मैंने इसको, एक का डैश और एक का नहीं हो, तो क्या करो, जिसका नहीं है उसको तो लिखो ऐसे. एक्चुअली ये ए माइनस बी है, क्या है ये, ए माइनस बी. ए माइनस बी का मतलब जो है उसको तो पूरी लो, और जो नहीं है उसका उसके साथ इंटरसेक्शन घटा दो. समझ गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.54, और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 0.35. करो माइनस, सो 0.19 शुड बी द आंसर. चेक करो. एंड द लास्ट वन, अब इसमें उल्टा है, बी इंटरसेक्शन ए डैश है, भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश कहेगा, मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी ले ला. ओके, सो लिख देता हूँ फिर से, बी इंटरसेक्शन ए डैश. इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक ही बात होती है ना, कॉम्यूटेटिव होते हैं दोनों ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की 0.35. सो इट शुड बी, 9 में से 5 के 4, 6 में 3 गए 2, 0.24. प्लीज मैच आंसर. हाँ सॉरी, 6 में से 3 गए तो 3 बचे ना, 2 के बचे, 0.34.
चारों आंसर मैच करो। कोई डाउट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज हैं, उसमें से 5 पर्सन को सेलेक्ट किया जा रहा है। कितने लोगों को? 5। और उनको मैनेजिंग कमिटी में जो अच्छा, उनको मैनेजिंग कमिटी, कंपनी की जो मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बोर्ड होता है, मतलब एक तरीके से पूरी कंपनी को वही मैनेज करेंगे। 5 ऐसे लोग सेलेक्ट कर लिए गए। वो 5 लोगों के नाम है हरीश, रोहन, शीतल, एलिस और सलीम। अब इनके पहले तो लिख दिया जेंडर, मेल मेल, फीमेल फीमेल मेल, और फिर इनका लिख लिया एज, 30 साल, 33 साल, 46 साल, 28 साल और 41 साल। ये इनके पर्टिकुलर्स डाल दिए गए 5 लोगों के। फाइन। अब क्वेश्चन सुनो। एक पर्सन सेलेक्ट किया गया एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। इन 5 में से भी एक सेलेक्ट कर रहे हैं, इन 5 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन होता है जो पब्लिक में पब्लिक स्पीकिंग करता है, मतलब बोलने के लिए, भाषण देने के लिए। एक पर्सन सेलेक्ट किया गया इन 5 में से। अब क्या संभावना है कि वो जो भाषण देने वाला आदमी है वो या तो मेल है, जेंडर वाइज तो या तो वो मेल है, और एज वाइज वो 35 साल से बड़ा है, या तो इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का है। इसकी क्या संभावना है? समझ में आ गया बात? क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? या तो मेल होना चाहिए तो भी मेरा फेवरेबल है, और या फिर 35 साल से बड़ा होना चाहिए तो भी मेरा फेवरेबल है। हाँ, और दोनों काम हो कर रहा है तो भी चलेगा। भाई या में दोनों चल रहा है तो भी चलेगा ना। या का मतलब क्या होता है? ये हो जाए तो भी चलेगा, ये हो जाए तो भी चलेगा, और दोनों चल रहा है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो वैसे तो इसका आंसर रफली बच्चा उंगलियों पे काउंट कर सकता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। देखो, आपको क्या चाहिए? या तो मेल चाहिए या फिर 35 साल से बड़ा चाहिए। तो आप पहले एक एक करके सिर्फ 5 ही तो लोग हैं, एक एक करके सेलेक्ट करो। पहला वाला मेल है, चलेगा ना आपको? सेलेक्टेड। दूसरा वाला मेल है, चलेगा ना? तीसरा फीमेल नहीं है लेकिन 35 साल से बड़ी है, तो मैंने क्या कहा था? या तो मेल होनी चाहिए या 35 साल से बड़ी होनी चाहिए, ये भी सिलेक्टेड। चौथी फीमेल है लेकिन 35 साल से छोटी है, रिजेक्टेड। इधर मेल देखते ही सिलेक्टेड। इसने तो मेल की भी क्राइटेरिया पूरी कर ली और 35 साल से ऊपर। तो 4 आउट ऑफ 5 आंसर ऐसे ही क्लियर है वैसे तो, ये है ना, पर उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो है 5। हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, is given that total number of persons are 5, the particulars of which are given as below। ये इतना सा गैप छोड़ दो आप, है ना, ये आप एज इट इज बुक में आपकी आंसर शीट में नोट कर लेना, है ना, जैसा गिवन। द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो, विच आर गिवन बिलो। डन। अब मैं इस पर्टिकुलर को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा। अब उसने मुझे क्या क्या क्राइटेरिया दिया बेटा? उसने एक तो क्राइटेरिया दिया जेंडर का, मेल होना उसकी फेवरेबल केस है। तो मेल होने को मैं ले लेता हूं इवेंट एम, या इवेंट ए ले लूं, कैसे भी ले लूं बताओ। चलो एम ले लेता हूं, एम से अच्छे से समझ में आएगा ना। और 35 साल से बड़ा होने के हिसाब से मैं ले लेता हूं, भाई 35 साल से बड़ा होगा तो वो सीनियर हो जाएगा ना। तो इवेंट एस ले लेता हूँ कि वो सीनियर है, 35 साल से बड़ा है। ठीक है, तो ये 2 इवेंट ले लूं मैं, बोलो। चलिए, तो नाउ लेट इवेंट ए, लेट इवेंट ए एंड एस, नहीं ए नहीं, लेट इवेंट एम एंड एस बी, है ना। लेट इवेंट्स एम एंड एस बी, एम एंड दोनों को एक साथ डिफाइन कर देता हूं, एम एंड एस बी। ई को, एम को तो डिफाइन कर देता हूं, द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल। ठीक है। और एस को डिफाइन कर देता हूँ सीनियर सिटीजन, वैसे सीनियर सिटीजन 60 साल से बड़ा होता है, बट इन्होंने मान लो 35 साल ही एज डिसाइड कर रखी कि 35 साल से बड़ा जो होगा एक्सपीरियंस बनता होगा ना। द सेलेक्टेड पर्सन इज अबाउट 35 ईयर्स। ठीक है, डन। अब इस हिसाब से एम में और एस में कौन कौन से उन आदमियों में से लोग सेलेक्ट हुए वो आपको सोचना है। ठीक है, समझ आया? सो बेस्ड ऑन दिस,
बेस्ड ऑन दिस मुझे बताओ एम में कौन कौन सेलेक्ट होगा। मेल में जो मेल मेल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कौन कौन सेलेक्ट होगा? हरीश, रोहन एंड सलीम। हरीश, आप ऊपर आना, 5 पर्सन है ना, तो ऊपर सैंपल स्पेस भी बना देना एक बार, है ना, एक जगह कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, उसमें पांचों नाम लिख देना। बोलो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं कौन सा ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ, सो सैंपल स्पेसेस, हाँ पांचों नाम बोलो। हरीश, शॉर्ट में लिख देता हूँ HAR, आगे बोलो ROHSHEE शी, फिर एलिस, एलिस, सलीम। तो चारों पांचों वर्णों के लोग ले लिए इसने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ओके, सो एम के अंदर अब जो मेल मेल है, एक तो हरीश सेलेक्ट हो गया, देन आगे बोलो रोहन भी मेल है, शीतल नहीं है, अलिस भी है, नहीं अलिस फीमेल है, अलिस फीमेल है, सो सलीम है ना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एम के अंदर का इवेंट स्पेस। साथ में मुझे बताओ एस, एस मतलब सीनियर सिटीजन, यानी कि 35 साल से अबव कौन कौन है? तो ए 30 साल का, ये 33 साल का, ये 46 साल का, एक ही है भाई, केवल शीतल, ये 35 से नहीं, दो हैं, शीतल एंड सलीम, शीतल एंड सलीम, शी एंड सलीम। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप ये देखो कि दोनों मिला के कौन कौन, मतलब ऑल्सो एम इंटरसेक्शन एस कौन कौन, मतलब मेल भी होना चाहिए और नहीं, ऐसा हो सकता है कि मेल भी हो और फीमेल भी हो, मेल भी होना चाहिए और 35 साल से बड़ा भी होना चाहिए। दो आपने क्राइटेरिया कौन से लिए हैं? एक तो मेल होना और एक 35 साल से बड़ा होना। तो मेल होने के हिसाब से ये सिलेक्टेड लोग हैं भाई, कोई कहेगा इन तीन में सेलेक्ट कर लो अगर आपको मेल चाहिए, कोई कहेगा अगर आपको 35 साल से अबव ही लोग चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लो। अब कोई कहेगा कि यार दोनों ही क्वालिटी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, फिर वो तो बहुत शानदार भाषण हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो एम भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा है इन दोनों में? इनमें कॉमन देखो, सलीम कॉमन है इसमें, है ना, सलीम इनमें से कॉमन है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या हो जाए, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितने? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं? बोलो 2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस कितने हैं? बोलो 1। और इधर से आप एक चीज और लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 5। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम पता है तो क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पता लगा सकते हो? क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट मींस 3/5। इधर से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पता लगा सकते हो, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइडेड बाय, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हाँ एस, अच्छा एस को अपन ने पहले डिफाइन कर दिया तो सैंपल स्पेस, तो फिर एस को चेंज करना पड़ेगा। अपने काम करते हैं एक्सपीरियंस, ई ले लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि एस का मतलब सैंपल स्पेस होता है ना, तो क्लैश हो गया हमारा मामला, पहले सोचना होता है ये। तो एस कहाँ कहाँ पे दिखा हमको? यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ये तो सैंपल स्पेस, ये तो सही है, यहाँ 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 यहाँ, बाकी सब सही है ना यहाँ। तो इसकी जगह क्या ले लेते हैं अपन? ई, ठीक है, ई, ई फॉर एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है, ई, देन ई, देन ई, देन ई, ई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, फाइन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? 2 और आउट ऑफ 5। अब इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 1/5। ठीक है, यानी कि जो सिलेक्टेड बंदा है वो मेल चूज हो, इसकी संभावना है 3/5। जो सिलेक्टेड बंदा है वो 35 साल से बड़ा है, एक्सपीरियंस बंदा चूज हो, उसकी संभावना है 2/5। और जो सिलेक्टेड बंदा है मेल होने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो, उसकी संभावना है 1/5। लेकिन उसने क्या कहा है? आप तो बताओ कि सिलेक्टेड बंदा या तो मेल होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो कैसे डिनोट करूंगा उसको मैं? यूनियन, वेरी गुड। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इंटरसेक्शन भी चलेगा। इंटरसेक्शन तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे निकालते हो भैया? एम प्लस ई माइनस एम इंटरसेक्शन ई, ऐसे तो निकालते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी है? 3/5, 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, 3 + 2 5 में से एक गया, 4/5। वही आंसर है। समझ में आया?
तो ऐसे प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट। कई बार तो डायरेक्ट दे देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन ई इतना है, एम इतना है, ई इतना है, इंटरसेक्शन इतना है, और कई बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये भी करीब करीब इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आप डाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। मतलब ये तो पूरा एक तरीके से ऐसे मान के चलना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, यहाँ तो उसमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हिस्सा रहेगा। पढ़ो, है ना। if 4 digit numbers greater than 5000, इवन इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और सबसे ट्रिकी भी है। if 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0 1 3 5 7, आपको 5 डिजिट दे दी झोले में कि ये 5 डिजिट है, इससे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। लेकिन एक शर्त है, वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। 5000 भी नहीं होना चाहिए, 5000 एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन 5000 से बड़ा होना चाहिए, शर्त है। अब क्या संभावना है कि जो आपने नंबर बनाया है वो 5 से डिविजिबल होगा? और उसके भी फिर दो केस, जब आपको डिजिट्स रिपीट करना अलाउ है और जब आपको डिजिट्स रिपीट करना अलाउ नहीं है। 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल कब होता है बताओ? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पढ़ी है बचपन में? कैसे? 0 या 5 है। आपको यूनिट डिजिट को चेक करना है, 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो आपका फेवरेबल है ये, तो 5 से डिविजिबल होना आपका फेवरेबल केस। पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालोगे, उसमें तो सारे नंबर से ले लोगे, और फिर उसमें फेवरेबल केसेस निकालोगे जिसमें यूनिट डिजिट में 0 और 5, तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। और ये का ये काम जब डिजिट्स रिपीट होंगे तभी भी करोगे, और जब डिजिट्स रिपीट होना अलाउड नहीं है तब भी करोगे, दोनों का इसमें करोगे। डन, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, इसका भी पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि जब डिजिट्स रिपीट करना अलाउड है ना। 4 डिजिट, पहले तो मुझे बताओ अवेलेबल नंबर्स क्या क्या है। मेन मेन चीजें लिख देते हैं। अवेलेबल डिजिट्स, अवेलेबल डिजिट्स जो हमको, वैसे तो डिजिट्स 10 होते हैं दुनिया में, 0 से लेके 10, 0 से लेके 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उसने हमको अवेलेबल जो कराए हैं वो हैं, एक तो 0 अवेलेबल करवाया, 1 करवाया, 3 करवाया, 5 करवाया, और साथ में 7 कराया। ये डिजिट्स ही ले सकते हैं अपन, इसके अलावा नहीं ले सकते। ठीक है भाई। और अपने को 5000 से बड़ा नंबर बनाना है ना। टास्क क्या है हमारा? 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000। ठीक है। ये तो टोटल, मतलब टोटल केसेस हो जाएंगे, है ना। और उसमें भी फिर वो नंबर क्या होना चाहिए? फेवरेबल केस क्या हो गया? मतलब ये तो एक तरीके से ये तो बनाना है हमको, मतलब ये तो टास्क है हमारा, है ना। और उसमें से भी फेवरेबल केस कौन सा हो जाएगा? उसमें से भी फेवरेबल केस हो जाएगा कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। वो 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटर देन 5000 है, 4 डिजिट नंबर, पहले तो ऐसे कैसे छाप दो, 4 डिजिट नंबर तो होगा ही होगा, ग्रेटर देन 5000 भी होगा ही होगा, क्योंकि उससे छोटा आपने बनाया ही नहीं है। लेकिन वो उसमें भी एक क्वालिटी और जुड़ जाए कि डिविजिबल बाय 5 हो जाए, ये फेवरेबल केस है। तो ऊपर जो बनाया है आपने टास्क, ये तो है टोटल नंबर ऑफ केसेस, और नीचे फेवरेबल फेवरेबल केसेस, इसके कितने तरीके हैं, उसके कितने तरीके हैं, इसको इससे डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब यहां से तोड़ देता हूं मैं दो हिस्सों में। पहला पार्ट है हमारा डिजिट्स आर रिपीटेड। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको? ये है हमारा पहला केस, द डिजिट्स आर रिपीटेड, दिख रहा है। अब डिजिट्स जब रिपीट होंगे तो ध्यान से सुनना, तो हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। लेट्स से ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, और ये चौथा डिजिट। ठीक है। अब मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 5000 से बड़ा बनाना है। तो आपको ये सोचना होगा कि पहली डिजिट जो है कितने जगह से बनी जा सकती है, मतलब पहली डिजिट पे इनमें से पांचों में से कौन कौन आ सकता है, दूसरी में से कौन कौन आ सकता है, तीसरी में से कौन कौन आ सकता है, चौथी में से। अब आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो 0 1 3 का कोई चांस है क्या आने का? अगर 0 1 3 से मैं नंबर स्टार्ट कर दूं तो 5000 से बड़ा नंबर बनेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे तो 100% 5 आएगा या 7 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं। अब 5 आएगा तो बाकी के केस क्या चलेगा वो सोचना है, और 7 आएगा तो बाकी का केस क्या चलेगा वो सोचना है। समझ गए? तो मैं एक काम करता हूँ, दो सीरीज बना देता हूँ, एक तो 5 वाली सीरीज, और एक सीरीज और बना देता हूँ, फिर 7 वाली भी सोच लेंगे, है ना। जब मैं 7 भरूंगा तो क्या क्या होगा। तो जब मैं 5 भर रहा हूं तब तो ये हो रहा है,
और जब मैं 7 भर रहा हूं तो ये हो रहा है। ठीक है, पहला डिजिट तो फाइनल हो गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा डिजिट क्या क्या हो सकता है अपने को सोचना है। तो दूसरा डिजिट उन पांचों में से, अभी डिजिट्स रिपीट करना अलाउड है आपको, वापस 5 भी भर सकते हो। तो इधर मैं 0 भी भर दूं तो भी चलेगा, इधर मैं 1 भर दूं तो भी चलेगा, इधर मैं 3 भर दूं तो भी चलेगा, 5 भर दूं तो भी, सब कुछ चलेगा ना। तो मैं इन सारे, यहाँ पे 5 तो मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन इस प्लेस को मैं 5 डिजिट से भर सकता हूं, है ना। मतलब यहाँ पे तरीके क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ वेज क्या है, 5 वेज। तो देखो ये 5, ये तो डिजिट एक्चुअल 5 है ना, और ये क्या है, 5 वेज है, 5 वेज है। कौन कौन से 5 वेज हैं, 0 1 3 5 7। अगेन इसको भी 5 तरीकों से भर सकते हो, कोई मना करेगा क्या आपको, क्योंकि डिजिट रिपीट करना आपको अलाउड है, समझ गए। और अगेन इसको भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो, ठीक है। और उधर तो आपने 5 फिक्स कर दिया है ना, तो एक ही तरीका है इसको भरने का, वन वे भाई, 5 ही भरना है और कुछ भरना ही नहीं। इधर 5 फिक्स है, इधर पांचों में से कोई ले लो, इधर पांचों में से कोई ले लो, इधर पांचों में से कोई ले लो। अब आपको काम ये भी करना है, 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 तो इंटू 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 इंटू। और ये तरीका अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी सीखा है कि नंबर ऑफ वेज भरने के तरीके क्या होते हैं, अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में सीखा है, अपन मल्टीप्लाई 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 करते जाते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 5 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा, 5 5 जा 25, 125 वेज हो गए। यानी 125 नंबर्स बनाए जा सकते हैं जब 5 से स्टार्टिंग हो। अब यहाँ पे एक चूक हो गई, देखो जब आप 5 भर रहे हो, तो आप यहाँ पे कोई भी भर रहे हो उन पांचों में से, यहाँ पे भी कोई भी भर रहे हो उन पांचों में से, यहाँ पे, तो एक ऐसा नंबर है जो इस 125 में से हटना चाहिए, नहीं तो फिर वो सब बिगड़ जाएगा। बताए क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप पांचों में से कुछ भी भर सकते हो तो आप 0 भी भर सकते हो, यहाँ पे भी 0 भर सकते हो, रिपीट करना अलाउड है ना, और यहाँ पे भी 0, तो फिर 5,000 बन गया है। तो और 5,000 तो अलाउड ही नहीं है, तो उन 125 नंबरों में एक नंबर 5,000 भी होगा, उस 5,000 को हटा दो बस। तो 124 तरीके हैं इस काम को करने के, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके आगे लिख दूंगा -1 वे, और वो एक वे कौन सा है, 5,000। 5,000 जब आपका पहला डिजिट 5 हो, फिर 0 हो, फिर 0 हो, फिर 0, ये वाला सीक्वेंस आपको छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रह गए यहाँ के, 124 वेज। ठीक है, अब ये तो केवल तब है जब मैंने पहले नंबर को 5 से भरा। अब 7 से भरते हैं, तो जब 7 से भरेंगे तो अब कुछ भी ले लो, अब चाहे से 0 0 0 ले लो तो भी 7,000 बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 वेज 5 वेज 5 वेज, और आंसर 125 पूरा बनेगा। तो 5 वेज 5 वेज 5 वेज, और वहां पे 7 फिक्स कर दिया, तो एक ही रास्ता, 1 वे। सो इंटू इंटू इंटू, तो ये हो जाएगा 125 वेज, ठीक है। और 125 प्लस 124 एंड 549 224 249 वेज। अच्छा, अगर आप दो सीरीज ना बनाओ तो आप एक सीरीज से भी काम चला सकते हो। आप एक सीरीज में डायरेक्ट ही लिख लो कि पहले पे तो 5 या 7 आ सकता है, 2 वेज। तो 2 वेज जब आप लिखोगे तो ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा, देखो 125 इंटू 2 250, और 250 में से फिर फाइनली जाके एक 5,000 हटा दो तो भी 249। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे और क्लियर पिक्चर सुनाई देती है। तो मैंने 5 का अलग ही बना दिया, 7 का अलग ही बना दिया। अब ये तो टोटल तरीके हैं। इन टोटल तरीकों में से वो तरीके जब 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, वो हो जाएंगे आपके फेवरेबल केसेस, पर इसको 249 से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया ना भाई। ये तो है टोटल वेस, ये जो भी काम किया है अपन ने, क्या है ये, टोटल वेस है। अब ये का यही काम करना है आपको, फेवरेबल। ये तो है टोटल वेस, ठीक है। अब फेवरेबल वेस बनाते हैं। तो फेवरेबल वेस में भी अगर आपने दो सीरीज बनाई तो वापस से दो सीरीज ही बना दो ना, 2 3 4, ठीक है। पहले तो 5 फिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर वही 1 2 3 4। तो एक बार तो अपन फिक्स कर देंगे 5, एक बार फिक्स कर देंगे 7। अब आपको नंबर जो चाहिए वो आपको 5 से डिविजिबल चाहिए। तो 5 से डिविजिबल चाहिए, तो इधर पांचों में से कुछ भी भर दो, इधर पांचों में से कुछ भी भर दो, पर इधर इधर दो ही तरीके हैं भरने के। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया, बताओ, 5 वेज इंटू 5 वेज इंटू 5 वेज इंटू 5 वेज, डन। और उधर तो 1 वे। अगेन आप सोच लो, इसमें 5,000 तो शामिल नहीं हो जाए, अच्छा 5 नहीं, इधर 2 वेज है ना। और इधर जब दो ही नंबर है तो लिख भी दो, या तो 0 ऑब्लिक या फिर 5, है ना। नंबर रिपीटेशन तो अलाउड है।
अब आप सोचो कि इसमें वो 5,000 तो शामिल नहीं हो गया कहीं, तो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दो, चलो 5 × 5 × 2 होता कितना है 50 वेज आपके फेवरेबल आए यहाँ से। लेकिन इस 50 में कहीं वो 5,000 भी तो शामिल नहीं है। देखो अगर मैं इधर 5 भर दूं 0 0, तो उधर 0 अलाउड है, तो फिर एक वे हटाना पड़ेगा, इधर भी एक वे हटाना पड़ेगा, और एक वे कौन सा है, वही 5,000 वाला उधर से भी हटेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5,000 है, ये आपकी पहली मजबूरी, ये हटेगा। सो यहां से कितने वेज हो गए, 49 वेज हो गए। अब नीचे आ जाओ, नीचे में तो 5 5 2 कर दो, नीचे तो 5,000 बनने का तो चांस है ही नहीं, तो 5 वेज इंटू अगेन 5 वेज इंटू अगेन यहाँ पे 2 वेज, क्योंकि डिविजिबल बाय वो चाहिए ना आपको 0, और ये तो 1 वे है ही सही, ठीक है। सो इधर 0/5 है ही सही, तो इधर कुछ घटाने की भी जरूरत नहीं है। सो इधर कितने केसेस हो गए बोलना, 50, ज्यादा कैसे आ गए, अच्छा सॉरी ज्यादा 49 से तो ज्यादा आ ही सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं आ रहे, हाँ ठीक है 50। सो 49 + 50 कितने हो गए बेटा, 9, 5 और 4 99 वेज। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस, ये वाली कैटेगरी हो गई हमारे फेवरेबल केसेस, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस आर क्या 99, और टोटल केसेस आर 249। कुछ कट रहा है क्या, किससे, 3 से कट रहा है, सो 3 से काट दो, 33/83। अब कुछ कट रहा है क्या, सो 33/83 आंसर मैच हो गया, ठीक है। अब ये तो हुआ है अभी केवल एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में चेंजेस करके बता रहा हूं, आप करो होमवर्क में का ना, आपको तो पूरा वो पिक्चर फिर से तैयार करनी है। अब इसमें देखो, जब अपन डिजिट रिपीट ही नहीं कर सकते, तो एक एक तरीका, जैसे मान लो इधर मैंने 5 चुन लिया, तो अब 5 नहीं आ सकता, 5 का ऑप्शन खत्म है, अब 5 को छोड़ के बाकी नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 5 अगर मैंने यहाँ चुन लिया, तो यहाँ 4 ही तरीके रह जाएंगे, और 4 में से भी एक डिजिट कोई चूज हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ही तरीके रह जाएंगे, और 3 में से भी एक तरीका यहाँ पे चूज हो गया ना, तो 2 ही तरीके रह जाएंगे, समझ गए। 5 × 4 × 3 × 2, अच्छा 5 × 4 × 3 × 2 में भी एक केस 5,000 हो सकता है ना, हो सकता है, बताओ, हो सकता है। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 × 3 × 2, बोलो कितना है, 4 3 × 12 2 × 24, 24 ही तरीके हैं, उसमें से एक तरीका वो तो माइनस होगा ही होगा, तो कितने रह जाएंगे 23 वेज। चलो जी, अब 7 से शुरू करते हैं, तो 7 में तो 4 × 3 × 2 कर दो, कुछ तरीका वरीका माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट 5,000 बनने का स्कोप खत्म हो गया। सो ये कितने हो गया आपका 24 वेज। तो टोटल वेज कितने बने, थोड़े से ही बने, है ना, 4 and 3 7, 2 and 2 4, 47 वेज तो टोटल बने। अब फेवरेबल पे आओ, फेवरेबल पे ध्यान से सोचना, आपने 5 तो चूज कर लिया, एक चीज बताऊं, हाँ नहीं सही है, 5 4 3, ठीक है। हाँ अब देखो, आपने 5 तो चूज कर दिया, और आप वहां पे पहले 0/5 ले रहे थे, लेकिन जब डिजिट रिपीट ही नहीं है, तो वापस 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो फिर क्या कहेंगे हम यहाँ पे, केवल 0। तो एक तरीका है आखिरी में, आखिरी में केवल एक ही तरीका है, समझ गए। और 5 एक डिजिट यहां ले लिया, एक डिजिट यहां ले लिया, 2 डिजिट ले लिया आपने, 5 में से 2 डिजिट ले ली, तो कितने डिजिट बचे, 3, तो इधर 3 तरीकों से, और फिर एक और डिजिट ले लिया, तो इधर 2 तरीकों से। सो 3 × 2 × 1, यानी केवल और केवल 6 ही नंबर्स बनेंगे, और कुछ माइनस वाइनस भी नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अरे एक चीज तो भूल ही गए, डिजिट्स अलाउड ही नहीं है, तो 5,000 कैसे माइनस करोगे, 0 0 0 भर ही नहीं सकते आप, डिजिट अलाउड ही नहीं है, तो ये तरीका क्यों माइनस किया भाई, जब रिपीटिशन ही अलाउड नहीं है, तो 3 0 कैसे भर लोगे, नहीं भर पाओगे, तो ये माइनस नहीं होगा भैया। टोटल 24 केसेस ही रहेंगे, 24 ही रहेंगे, और यहाँ 24, और टोटल कितने हो जाएंगे 48, और यहाँ पर भी कुछ डिजिट्स अलाउड ही नहीं है, तो 3 दूनी 6 बस टोटल केस रहेंगे, माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इस केस में नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इधर आ जाओ, जब आप 7 से शुरू करते हो, तो अब 0 और 5 दो आ सकते हैं, है ना, तो एक नंबर वहां आ गया, और एक नंबर 2 डिजिट से आप यहां भर सकते हो, तो अब वही 3 डिजिट से इसको भरोगे, और 2 डिजिट से इसको भरोगे, समझ गए ना, ठीक है ना, एक तो फिक्स हो गया,
अब उसके बाद फिर मैं आखिरी पहले फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेवरेबल में डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो आखिरी को फिक्स कर दिया, आखिरी को मैं 2 डिजिट से फिक्स कर सकता हूँ। तो 2 डिजिट यूज हो गए, 5 में से 3 डिजिट, ये 2 डिजिट, 3 into 2 into 2, सो 3 2 जा 6, 2 जा 12, सो 12 + 6 हाउ मेनी नंबर्स, 18, सो फेवरेबल केसेस 18, ठीक है, आउट ऑफ टोटल केसेस कितने हैं 48, सो 18/48 कितना होता है चेक करो, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 3/8 है, देखो आंसर सही है। सो 33/83 तो पहले क्वेश्चन का आंसर, जब रिपीटेशन अलाउड हो, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसी में चेंजेस किए, रेड मार्क कर दिया, आपको फिर से पिक्चर बनानी है सारी, मार्क कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो आपने प्रोबेबिलिटी कितनी से निकाली, इसको से डिवाइड करके, मुश्किल से 100 नंबर में से एक नंबर की 99 मार्क्स तो अपन ने ये पिक्चर बनाए। तो ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखें फटाफट, लास्ट क्वेश्चन सरल ही है वैसे, देखो लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस इज 4 व्हील्स। आपने देखा होगा आजकल जो ये डिजिटल, डिजिटल नहीं, डिजिटल तो अब आने लगे हैं, डिजिटल से पहले व्हील वाले सूटकेस आते थे, है ना, देखे होंगे शायद, जिसमें उसको अनलॉक करने के लिए आपको एक करेक्ट पैटर्न ऑफ 4 डिजिट सेट करना पड़ता था, आपने पहले सेट कर लिया, वो उसी से खुलेगा वो, है ना, उसके अलावा नहीं खुलेगा। ठीक है, द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। अच्छा, उसमें रिपीट भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो आपके पास 4 व्हील है ना, व्हील नंबर 1, व्हील नंबर 2, व्हील नंबर 3, व्हील नंबर 4, तो हर एक व्हील पे 0 to 9 डिजिट्स होंगे ना, इस पे भी 0 to 9 है, आपने घुमा के देखा होगा कभी, 0 1 2 3 देखा है कभी ऐसा व्हील, ऐसे सूटकेस, तो हर एक व्हील पे 0 to 9 है, इस पे भी 0 to 9, इस पे भी 0 to 9, इस पे भी 0 to 9, इस पे, तो आप चाहो तो सेम पैटर्न भी बना सकते हो, जैसे 7 7 7 7, 6 6 6 6, 5 5 5 5, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने मना कर दिया है, उसने मना कर दिया है कि सेम रिपीट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस सूटकेस को खोलना है, चोरी करनी है ना। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस इज 4 व्हील्स is labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open? देखो एक आदमी अगर उसको खोलने की कोशिश करे, उसको पता है कि मैं रिपीट तो नहीं कर सकता हूँ, वो मतलब नॉन रिपीटेड पैटर्न में कोई भी एक सीक्वेंस बना देगा, अब उससे वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसकी क्या संभावना है। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आदमी को आपने ये बात तो पहले ही बता दी ना कि रिपीट मत करना, तो रिपीट नहीं करना, तो वो कितने नंबर बना सकता है, वो तो हो गए टोटल केसेस, और उन सारे नंबरों में से एक ही तो सही है, 1 हो गया मेरा फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो मेन चीज आपको ये सोचनी है टोटल केसेस कितने हैं, क्योंकि उनमें से करेक्ट तो एक ही है, समझ गए। सो टोटल केसेस कितने, बड़ा आसान से काम बेटा, क्या 5020, कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया, 10987, एक्चुअली पता है क्या ये 10987 क्या, चलो उसकी बात करते हैं। टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं, 10, टोटल डिजिट्स अवेलेबल, टोटल डिजिट्स अवेलेबल आर 0 to 10, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 to 9, 10 कोई डिजिट नहीं होता ना, 0 to 9, ये तो डिजिट्स अवेलेबल हैं। सो नंबर ऑफ डिजिट्स तो हो गए मतलब 4, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हो गए 10, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हो गए 10, 10 डिजिट्स अवेलेबल है। अब आपको 4 डिजिट सेलेक्ट करने हैं 10 में से, और उनका एक सीक्वेंस बनाना है, केवल सेलेक्ट नहीं करना है, अरेंज भी करना है भाई। 5 पहले नंबर पे, जैसे मान लो कि उस सूटकेस में, उस सूटकेस का सीक्वेंस है मान लो 5782, लेट से, है ना, तो अगर आप इसमें से 7528 लगाएंगे तो भी वो नहीं खुलेगा, क्योंकि उसको तो 5 ही पहले चाहिए, 5 दूसरे पे नहीं चाहिए, उसको उसको 7 ही दूसरे पे चाहिए, पहले पे नहीं चाहिए उसको, 8 अगर तीसरे पे चाहिए तो चौथे पे नहीं चाहिए, 2 चौथे पे चाहिए तो तीसरे, तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है। सो इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। सो आपको 10 में से 4 डिजिट के सीक्वेंस को अरेंज करने के तरीके चाहिए, सो वो होंगे 10p4, पहला इक्वेशन जिसमें परम्यूटेशन लगा 10p4। और 10p4 कैसे निकालते हैं बेटा, 10 फैक्टोरियल माइनस 10 - 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल बाई 6, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो यही तो क्या है अपने 10 इंटू 9 इंटू 8, वैसे भी वही क्या है, और अभी अपन इससे सिस्टम से सॉल्व करें तो यही बात, समझ गए, ठीक है। सो कंटिन्यू करो, उसको खत्म करो। नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल आर 10, टोटल नंबर ऑफ वेज of select of arranging, total number of arrangements, actually इसको बोलते हैं अपन arrangements, so total number of possible arrangements, possible arrangements
ऑफ 4 डिजिट्स और 4 डिजिट नंबर्स लिख लो, 4 डिजिट नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10p4। और 10p4 को सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7। तो आंसर क्या है 55040, है ना। ठीक है, अब इसमें से करेक्ट तो एक ही है ना। नंबर ऑफ करेक्ट अरेंजमेंट्स इक्वल टू 1। सो probability that the person getting the right sequence, probability that the person open the suitcase लिख लो, या getting the right sequence, getting the right sequence will be equal to नंबर करेक्ट अरेंजमेंट्स यानी फेवरेबल केसेस 1/50। पीछे आंसर देखो, ठीक है। और उस तरीके से करें तो पहले डिजिट को 10 तरीकों से भर सकते हो, फिर अब आप रिपीट नहीं कर सकते तो दूसरे को 9 तरीकों से, फिर 8 तरीकों से, और फिर 7 तरीकों से, है ना। 10 × 9 × 8 एक्चुअली अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था कि जब डिजिट्स अलाउड मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, सो इट मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, वो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से पैदा हुआ था, है ना। ठीक है, डन। सो एक्सरसाइज ओवर बेटा। कल टेस्ट सुबह को, मॉर्निंग में कितने बजे आओगे, स्कूल जाना है तो पिछली बार की तरह नहीं फिर लेट आओ फिर बोलो कि मेरे को जाना भी है, टाइम पे आना है ना। तो अपने हिसाब से देख लेना, 1 घंटे का टाइम निकाल के आना कुल मिला के, है ना। आप आपको जितने बजे भी स्कूल जाना है फिर आपकी इच्छा है, पर 1 घंटा यहाँ पे रुकना है आपको, ठीक है। ओके, सो कोशिश करेंगे कि कल करके शाम को उसका, पर शाम को नहीं कर पाएंगे, कल फेस्टिवल है हमारा, सो परसों ही कर पाएंगे, कल इवनिंग क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। परसों फिर सुबह शाम जैसे चल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.